तो यहाँ तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि डायबिटीज़, बेसिकली डायबिटीज़ होता क्या है, उसके अलावा जो पैनक्रियाज है वो क्या है, उसके अंदर कितने तरीके के सेल्स होती हैं, क्या क्या फंक्शन होते हैं, वो सब कुछ पढ़ लिया। उसके अलावा हम लोगों ने पढ़ लिया कि इंसुलिन कैसे सीक्रेट होता है, कैसे सिंथेसिस होता है इंसुलिन का। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे कि जो ब्लड ग्लूकोज का लेवल है वो मेंटेन्ड कैसे रहता है। हम लोगों ने यहाँ तक कि जो इंसुलिन है और ग्लूकागोन है उसके फीचर भी पढ़ लिए। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि भैया किस कंडीशन को डायबिटीज कहेंगे, किस कंडीशन को क्या कहेंगे, सब कुछ अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं स्पेक्ट्रम ऑफ ग्लूकोज होम्योस्टेसिस एंड डायबिटिक मेलाइटस, यानी कि जो नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज का लेवल है वो कैसे मेंटेन रहता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं टाइप 1 डायबिटीज की, तो आप टाइप 1 डायबिटीज देखिए, यहाँ पर कुछ कैटेगरीज दी हुई हैं, जैसे कि सबसे पहले टाइप ऑफ डायबिटीज है, उसके बाद में नॉर्मल ग्लूकोज टॉलरेंस है, उसके बाद में एक कंडीशन आती है प्री डायबिटीज की, उसके बाद में कंडीशन आती है डायबिटिक मेलाइटिस की। यानी कि हाइपरग्लाइसीमिया के अंदर दो कैटेगरी होती है, एक तो होती है प्री डायबिटीज और एक होती है डायबिटिक मेलाइटिस। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, एरो इंडिकेट चेंजेस इन ग्लूकोज टॉलरेंस। ठीक है, जो तीर का निशान है वो क्या दिखा रहा है कि ग्लूकोज टॉलरेंस, आपकी बॉडी ग्लूकोज को टॉलरेट कर पा रही है, उसकी कैपेसिटी के अंदर किस तरीके से चेंजेस आते हैं ओवर द टाइम, टाइम के साथ में। ठीक है, सबसे पहले मैं बात करता हूं टाइप 1 डायबिटीज वाला जो एरो है, आप उसको देखिए। इसके अंदर इंडिविजुअल सबसे पहले नॉर्मल ग्लूकोज टॉलरेंस में रहता है, उसके बाद में इंपेयर्ड फास्टिंग ग्लूकोज या फिर इंपेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस के अंदर चला जाता है, और उसके बाद में क्या होता है, नॉट रिक्वायरिंग इंसुलिन, इंसुलिन रिक्वायर्ड फॉर कंट्रोल और इंसुलिन रिक्वायर्ड फॉर सर्वाइवल। ये 4-5 स्टेज के अंदर इंडिविजुअल चला जाता है। लेकिन यहाँ पर जो एरो है ये यूनिडायरेक्शनल है, यानी कि अगर किसी आदमी को डायबिटीज टाइप 1 हो गया तो उस आदमी को आप फिर परमानेंटली क्योर प्रोवाइड नहीं करा सकते हैं। वो प्री डायबिटिक स्टेट में या फिर नॉर्मल ग्लूकोज टॉलरेंस की स्टेट में जीवन में कभी दोबारा नहीं आ पाएगा। ठीक है, बात करते हैं डायबिटीज टाइप 2 की। डायबिटीज टाइप 2 के अंदर आप लोग देखेंगे कि बाई डायरेक्शनल एरो है, एरो दोनों तरफ जा रहा है। ठीक है, हम लोग पढ़ रहे हैं स्पेक्ट्रम ऑफ ग्लूकोज होम्योस्टेसिस। ठीक है, तो जो डायबिटीज टाइप 2 है इसके अंदर जो एरो है ये बाई डायरेक्शनल है, दोनों दिशाओं में जा रहा है। यानी कि अगर किसी आदमी को डायबिटीज टाइप 2 हो गया तो देयर में बी ए चांसेस दैट दिस पर्सन विल बी क्योर्ड आफ्टर ट्रीटमेंट। ठीक है, हो सकता है कि इस पर्सन को हम लोग ट्रीट करें और उसके बाद में ये ठीक हो जाए। ऐसा कैसे हो सकता है? तो बेसिकली जो डायबिटीज टाइप 2 है वो डेवलप होती है इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से, और इंसुलिन रेजिस्टेंस का प्राइमरी कॉज है ओबेसिटी। अगर कोई आदमी मोटापे से ग्रसित है तो उसके अंदर क्या है, इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है। अब अगर आपने किसी तरीके से आदमी का मोटापा ठीक कर दिया तो जाहिर सी बात है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस भी सबसाइड हो जाएगा, और वो इंडिविजुअल जो है वो क्या है, इंसुलिन रिक्वायर्ड फॉर कंट्रोल से नॉट रिक्वायरिंग इंसुलिन पे आ जाएगा, इंपेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस पे आ जाएगा, और इवन नॉर्मल ग्लूकोज टॉलरेंस पर भी आ सकता है। ठीक है, बात करते हैं स्पेसिफिक टाइप्स की। ठीक है, स्पेसिफिक टाइप्स के अंदर भी सेम यही कहानी है कि भैया जैसे मैं बात करूं, मैंने बात की आपसे, डिस्कस किया हमने बीटा सेल के बारे में, जैसे बीटा एडरेनर्जिक रिसेप्टर प्रोपेनोलोल वगैरह के बारे में डिस्कस किया। तो वहां पर हमने देखा कि अगर हमने किसी को क्रॉनिकली प्रोपेनोलोल दिया तो उस आदमी के अंदर क्या डेवलप हो जाता है, उस आदमी के अंदर डेवलप हो सकता है डायबिटिक मेलाइटस। ठीक है, क्योंकि वो बीटा ब्लॉकर को भाई ब्लॉक कर देगा, इंसुलिन सिंथेसिस के अंदर प्रॉब्लम होगी। अब क्या होगा अगर हम आदमी को बीटा ब्लॉकर देना बंद कर दें, तो जब बीटा ब्लॉकर देना बंद करेंगे तो रिलेटिवली क्या होगा, जो बीटा रिसेप्टर था वो काम करने लगेगा और इंसुलिन का प्रोडक्शन हो जाएगा, तो डायबिटिक मेलाइटस सब साइड भी हो जाती है। ठीक है, गेस्टेशनल डायबिटीज की बात करें, गेस्टेशनल डायबिटीज तभी तक रहती है जब तक गेस्टेशन पीरियड है। जैसे ही गेस्टेशन ओवर हुआ, गर्भधारण ओवर हुआ, बच्चे की डिलीवरी हो गई, उसके बाद में क्या होता है, मदर होती है वो प्री डायबिटिक स्टेट में आ सकती है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं भैया कि इनके अंदर ब्लड ग्लूकोज का लेवल क्या क्या रहता है, कौन सी स्टेट को आप प्री डायबिटिक स्टेट कहोगे, नॉर्मल कहोगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे एफपीजी की, फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज की, यानी कि आपने खाना नहीं खा रखा है, उस कंडीशन में आपका ग्लूकोज कितना होना चाहिए। नॉर्मल एवरेज अडल्ट के अंदर फास्टिंग कंडीशन के अंदर ब्लड प्लाज्मा ग्लूकोज कितना होता है, 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, 100 mg पर डीएल, या फिर लेस देन 5.6 मिलीमोल पर लीटर। ठीक है,
अगर प्री डायबिटिक कंडीशन की बात करूं तो प्री डायबिटिक कंडीशन के अंदर क्या होगा, 100 टू 125 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, ठीक है। 100 से लेकर के 125 mg पर डीएल अगर किसी आदमी का फास्टिंग ग्लूकोज आ रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे, प्री डायबिटिक स्टेट कहेंगे, ठीक है। आगे बात करते हैं, डायबिटीज कब कंसीडर करते हैं, व्हेन fasting plasma glucose level FPG is more than 126 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। 126 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से जब ऊपर चला जाए फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज का लेवल, तो हम इसे क्या कंसीडर करते हैं, हम लोग इसे कंसीडर करते हैं डायबिटिक मेलाइटस, ठीक है। अब उसके बाद में बात करें 2 आवर पीजी, यानी कि खाना खाने के 2 घंटे बाद में प्लाज्मा ग्लूकोज का लेवल क्या है। नॉर्मल आदमी के अंदर खाना खाने के 2 घंटे बाद में प्लाज्मा ग्लूकोज का लेवल कितने तक होता है, 140 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक होता है, ठीक है। जो प्री डायबिटिक स्टेट है उसके अंदर जो है 2 घंटे वाला जो प्लाज्मा ग्लूकोज का लेवल है वो कितना होगा, 140 से लेकर के 199, 140 टू 199 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, ठीक है। वहीं अगर मैं बात करूं डायबिटिक मेलाइटस वाले की, तो डायबिटिक मेलाइटस वाले आदमी के अंदर 2 घंटे खाना खाने के बाद में जो ब्लड ग्लूकोज का लेवल है वो किससे ऊपर चला जाता है, 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ऊपर चला जाता है, ठीक है। यहां पर मैं बात करूं एक और डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया की, HbA1c। HbA1c क्या होता है आगे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, यहां पर वैल्यूज की बात करते हैं। अगर 5.6% से कम है तो वो कंडीशन क्या है, नॉन डायबिटिक, ठीक है। 5.7 से 6.4 के बीच में है तो वो क्या है, प्री डायबिटिक स्टेट। और अगर मोर देन 6.5% है तो वो क्या है, डायबिटिक स्टेट है। और अगर 7% है तो इसका मतलब क्या है कि वो आदमी डायबिटिक ट्रीटमेंट पर है। अगर 7% पर है, आदमी ट्रीटमेंट ले रहा है और सस्टेनली वो 7% पे बनी हुई है HbA1c की वैल्यू, तो इसका मतलब वो आदमी का जो ट्रीटमेंट है वो इफेक्टिव है उस इंडिविजुअल के लिए, ठीक है। ये हम लोगों ने बात की कि भैया जो स्पेक्ट्रम है ग्लूकोज होम्योस्टेसिस का वो कैसा होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ डायबिटिक मेलाइटस के बारे में, कि जो डायबिटिक मेलाइटस है इसकी राम कहानी है क्या। इतनी देर से हम लोग पढ़ रहे हैं कि टाइप 1 होता है, टाइप 2 होता है, गेस्टेशनल डायबिटीज होता है, स्पेसिफिक टाइप्स होते हैं, तो ये क्या क्या है, ठीक है। अब वो टाइम है जब हम लोग इनको डिस्कस करेंगे डिटेल के अंदर कि क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। डायबिटिक मेलाइटस इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ पैथोजेनिक प्रोसेस लीडिंग टू हाइपरग्लाइसीमिया, ठीक है। ट्रेडिशनली क्या है, डायबिटीज को क्लासिफाई किया गया था टाइप 1 टाइप 2, जिसके अंदर हमने हमने भी इंक्लूडिंगली अभी तक उनको बताया कि इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटिक मेलाइटस और इंसुलिन नॉन डिपेंडेंट डायबिटिक मेलाइटस। लेकिन अगर मैं इनिशियली आपको बता देता कि ऐसा कुछ नहीं होता तो फिर आप ये वीडियो देखते नहीं, सिंपल सी बात है। अब हम लोग एक एक चीज क्लैरिफाई करेंगे। पहले हम लोगों ने जो नामकरण किया था डायबिटीज का वो इसके बेस पे था कि डायबिटीज कब हो रही है। एक तो होता है जुवेनाइल ऑनसेट, यानी कि टाइप 1 है वो बचपन में हो गई है और ओल्ड एज के अंदर टाइप 2 हो गई है। तो हमने एक तो नाम दिया उनको ऑनसेट ऑफ डिजीज, यानी कि किस एज के लोगों को ये डिजीज अफेक्ट करती है उसके बेस पे। दूसरा हमने नाम दिया कि भैया इसके ट्रीटमेंट के लिए क्या रिक्वायर्ड है, जैसे टाइप 1 के ट्रीटमेंट के लिए इंसुलिन रिक्वायर्ड है तो हमने क्या नाम दे दिया, इंसुलिन डिपेंडेंट। और टाइप 2 के लिए अगर इनिशियल स्टेजेस में रिक्वायर्ड नहीं है तो हमने क्या नाम दे दिया, टाइप 2 डायबिटिक मेलाइटस। लेकिन अगर मैं करंट सिनेरियो की बात करूं, आज की डेट में इस तरीके का क्लासिफिकेशन यूज में नहीं लिया जाता है, क्योंकि जैसे जैसे रिसर्च आगे बढ़ी है वैसे वैसे हमको बहुत सारे टाइप और स्पेसिफिक क्लासिफिकेशन के जो मेथड हैं जो कि पॉइंट आउट कर सकते हैं चीज को, वो पता लगे। इस वजह से हम लोगों ने क्या कर दिया है, एक एडवांस क्लासिफिकेशन डेवलप किया है। एडवांस क्लासिफिकेशन के अंदर क्या होता है कि भैया आप थेरेपी को भी छोड़ो और आप डिजीज कब हो रही है उसको भी छोड़ो, आप देखो पैथोलॉजिकल प्रोसेस क्या है, डिजीज की जो पैथोजेनेसिटी है वो किस तरीके की है, तो उसके बेसिस पे हम लोगों ने डायबिटीज को क्लासिफाई किया है, ठीक है। जैसे कि मैंने लिखा, अर्लियर क्लासिफिकेशन ऑफ डायबिटिक मेलाइटस इज डिपेंड ऑन द ऑनसेट एंड टाइप ऑफ थेरेपी यूज्ड टू मैनेज डायबिटिक मेलाइटस, किस उम्र में हुई या फिर उसको ट्रीट करने के लिए कौन सी थेरेपी इस्तेमाल की गई, इसके बेस पे हम लोगों ने क्या किया था, डायबिटिक मेलाइटस का नामकरण किया था, ठीक है। लेकिन अब हम लोग क्या करेंगे, पैथोलॉजिकल प्रोसेस के बेसिस पे डायबिटीज को क्लासिफाइड करेंगे, ठीक है। डायबिटिक मेलाइटस इज क्लासिफाइड इनटू 2 ब्रॉड कैटेगरीज, डायबिटीज टाइप 1 और डायबिटीज टाइप 2।
However, there are other types of diabetic mellitus which may share features of diabetes type 1 and type 2. ठीक है, यानी कि ब्रॉडली तो हमने डायबिटीज को बांट दिया दो भागों में, टाइप 1 में और टाइप 2 में। इसके अलावा भी कुछ स्पेसिफिक टाइप्स हैं जिनके अंदर क्लिनिकल फीचर्स देखने के लिए मिलते हैं, किसके, टाइप 1 के और टाइप 2 के। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं डायबिटिक मेलाइटिस टाइप 1 के बारे में। मैं एक ही वर्ड में कहता हूं कि डायबिटिक मेलाइटिस क्या है। डायबिटिक मेलाइटिस टाइप 1 एक ऑटो इम्यून डिजीज है। प्रीवियसली इसका नाम दिया गया था इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटिक मेलाइटिस। अब यहां पर हमने इसको इंसुलिन डिपेंडेंट क्यों कहा? भाई इंसुलिन पर तो आप सभी लोग डिपेंडेंट हैं, क्लियर। हम सब लोगों को इंसुलिन रिक्वायर्ड है। तो डायबिटिक मेलाइटिस टाइप 1 को इंसुलिन डिपेंडेंट क्यों कहा? क्योंकि इसके मैनेजमेंट के लिए इंसुलिन जरूरी था। ठीक है, लेकिन बाद में जैसे जैसे डिस्कवरीज हुई और कई सारी चीजें निकल करके आई, तो हम लोगों ने ये क्लासिफिकेशन करना इसका बंद कर दिया। अब इसको इंसुलिन डिपेंडेंट टाइप 1 नहीं कहा जाता। ठीक है, अब मैं बात करूं ये क्या है, एक ऑटो इम्यून डिजीज है, क्लियर। तो पैथोजेनिटी जो पैथोजेनिसिटी है के बेसिस पे हम लोगों ने इसको क्या कहा, डायबिटिक मेलाइटिस टाइप 1। ठीक है, इसके अंदर होता क्या है, इसके अंदर जो बीटा सेल है उसका मास सीवियरली रिडक्ट हो जाता है, यानी कि एंडोक्राइन पेनक्रियाज की जो बीटा सेल्स हैं उनका उनके जो नंबर हैं वो सीवियरली रिड्यूस्ड हो जाते हैं। ठीक है, क्यों होता है आगे पढ़ते हैं। ठीक है, सो टाइप 1 डायबिटिक मेलाइटिस, it occur due to severe reduction in insulin production or absolute inability in insulin production। ठीक है, डायबिटिक मेलाइटिस के अंदर क्या होगा कि जब बीटा सेल का काउंट कम होगा तो या तो इंसुलिन के प्रोडक्शन के अंदर सीवियर रिडक्शन देखने के लिए मिलेगा, इंसुलिन की जो मात्रा है वो बनना बहुत कम हो जाएगी, या फिर एब्सोल्यूट इनएबिलिटी टू प्रोड्यूस इंसुलिन, इंसुलिन क्या है किसी इंडिविजुअल के अंदर बिल्कुल ही नहीं बन रहा है। ठीक है, सो अंडरलाइन कॉज क्या हुआ, ऑटो इम्यूनिटी की वजह से बीटा सेल्स ऑफ पेनक्रियाज डिस्ट्रक्ट हो गई। ठीक है, इट इज यूजुअली अकर इन यंगर पेशेंट्स, दस इट इज ऑल्सो नोन एज जुवेनाइल ऑनसेट ऑफ डिजीज। ठीक है, जुवेनाइल ऑनसेट डायबिटिक मेलाइटिस भी इसका दूसरा नाम है। क्यों है? क्योंकि यंगर पेशेंट्स के अंदर देखने के लिए मिलता है। 8-10 साल के पेशेंट के अंदर आपको डायबिटिक मेलाइटिस टाइप 1 देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, अगेन इसको ऑनसेट ऑफ डिजीज के हिसाब से भी अब कैटेगराइज नहीं किया जाता है। अब मैं बात करूं, जो डायबिटिक मेलाइटिस है वो उसका जो टाइप 1 है, डायबिटिक मेलाइटिस जो टाइप 1 है, ये सबसे सीवियर फॉर्म है किसका, डायबिटिक मेलाइटिस का, अमोंग ऑल अदर फॉर्म्स ऑफ डायबिटिक मेलाइटिस। ठीक है, डायबिटिक मेलाइटिस के अदर जितने भी फॉर्म हैं उनमें से सबसे सीवियर फॉर्म क्या है, डायबिटिक मेलाइटिस टाइप 1 है। ठीक है, इंसिडेंस की बात करूं तो जितने भी केसेस डायबिटीज के हैं उनमें से लगभग 10% केस किसके होते हैं, डायबिटिक मेलाइटिस टाइप 1 के होते हैं। ठीक है, अब हम लोग डिस्कस करते हैं पैथोजेनेसिस ऑफ टाइप 1 डायबिटिक मेलाइटिस। डायबिटिक मेलाइटिस टाइप 1 का पैथोजेनेसिस क्या है? तो ऑटो एक्टिव टी सेल get activated and cause beta cell injury resulting in reduction of beta cell mass। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसी टी सेल जो कि क्या है, ऑटो इम्यूनिटी के लिए ट्रिगर हो चुकी हैं, ऐसी टी सेल जो कि क्या है, ऑटो इम्यूनिटी के लिए ट्रिगर हो चुकी हैं, वो टी सेल क्या कर रही हैं, बीटा सेल्स के अगेंस्ट एक्टिव हो रही हैं, बीटा सेल्स को डिस्ट्रॉय करने लग गई हैं, जिसकी वजह से क्या हुआ है, ओवरऑल जो बीटा सेल का मास है, जो वॉल्यूम है बीटा सेल्स की, जो नंबर है, तो क्या हो गया है, कम हो गया है। ठीक है, अब मैं बात करूं कि ऑटो इम्यूनिटी हो क्यों रही है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फैक्टर दैट ट्रिगर ऑटो इम्यूनिटी कॉजिंग डायबिटिक मेलाइटिस। ठीक है, डायबिटिक मेलाइटिस को कॉज करने के लिए जो ऑटो इम्यूनिटी होती है उसको दो तरीके के फैक्टर ट्रिगर करते हैं। कौन कौन से करते हैं? पहला फैक्टर होता है जेनेटिक फैक्टर। ठीक है, यानी कि इसके अंदर जो इन्फ्लुएंस है वो क्या है, जेनेटिकल इन्फ्लुएंस है, यानी कि जो पेरेंट्स हैं उनमें से इनहेरिटेट हुई है ये डायबिटीज। क्लियर? अगर मैं रेशियो की बात करूं तो 40-50% आइडेंटिकल ट्विंस के अंदर डायबिटिक मेलाइटिस टाइप 1 देखने के लिए मिलता है। ठीक है, यहां पर इसका मतलब क्या हुआ कि आइडेंटिकल ट्विंस मैंने क्यों कहा, तो देखिए
जेनेटिकल अगर किसी चीज का इनहेरिटेंस हो रहा है तो वहां पर क्या है, वहां पर एक प्रोबेबिलिटी है कि जो आइडेंटिकल ट्विंस हैं, जो एक ही जाइगोट से जो बच्चे पैदा हुए हैं, उनके अंदर वो सेम डिजीज देखने के लिए मिलेगी। और अगर उन दोनों के अंदर वो सेम डिजीज देखने के लिए मिल रही है तो इसका मतलब क्या है कि वो जेनेटिकली इनहेरिटेड हुई है, वो पेरेंट्स से किसके अंदर गई है, बच्चों के अंदर गई है। तो इस बात के 40% चांसेस हैं कि जो आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं उनके अंदर जो डायबिटीज टाइप 1 है वो प्रेजेंट होती है। होती क्यों है, टू बी मोर स्पेसिफिक, ठीक है। एचएलए जीन, एचएलए जीन क्या है, एचएलए जीन हेल्प करता है इसकी, टी लिम्फोसाइट की किस चीज के अंदर हेल्प करता है, टू आइडेंटिफाई वेदर द प्रोटीन इज सेल्फ और नॉन सेल्फ, यानी कि आपकी बॉडी के अंदर जो प्रोटीन है, ठीक है, बॉडी के अंदर जो कोई भी मॉलिक्यूल है वो सेल्फ मॉलिक्यूल है या नॉन सेल्फ है। नॉन सेल्फ का मतलब एंटीजन तो नहीं है, ठीक है। अब ये एचएलए जीन जब डिस्टर्ब हो जाएगा तो ये क्या करेगा, जो बीटा सेल है उसको भी एज ए एंटीजन रिप्रेजेंट करेगा, किसके सामने, टी सेल के सामने। और टी सेल क्या करेगी, फैगोसाइटोसिस से उस सेल को डिस्ट्रॉय कर देगी, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं कि कौन कौन से जो लोगस हैं, कौन कौन सी जगहें हैं जहां पर जो जीन है वो प्रेजेंट होते हैं जिनकी वजह से क्या होती है, ऑटो इम्यूनिटी ट्रिगर हो सकती है, तो ठीक है। अब एचएलए के अंदर दो जीन होते हैं, DR3 और DR4। ये दोनों के दोनों जो रीजंस हैं ये क्या करते हैं, ऑटो इम्यूनिटी को ट्रिगर करते हैं और टाइप 1 डीएम के लिए रेस्पॉन्सिबल है। यहां पर जो DR4 जीन है ये एक और ऑटो इम्यून डिजीज के लिए रेस्पॉन्सिबल है जिसको हम कहते हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ठीक है। तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस का अंडरलाइन कॉज भी क्या है, एचएलए का DR4, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि ये तो हो गया एचएलए की, ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन जीन जो है उसकी बात हो गई। इसके अलावा और कौन चीज और कौन सा जेनेटिक फैक्टर है जो कि क्या कर सकता है, ऑटो इम्यूनिटी को ट्रिगर कर सकता है। तो दूसरा जेनेटिक फैक्टर आता है नॉन एचएलए जीन्स। नॉन एचएलए जीन्स कौन से होते हैं साहब, जीन्स लाइक दैट फॉर इंसुलिन एंड टी सेल फंक्शन रेगुलेटरी जीन्स, ठीक है। एक तो जो टी सेल हैं जो कि इम्यून सिस्टम का पार्ट है, उनके फैक्टर, उनका जो फंक्शन है उसको रेगुलेट करने वाला जीन है, अगर उसके अंदर इंपेयरमेंट हो गया तो भी ये ऑटो इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी, ठीक है। दूसरी चीज, अगर इंसुलिन का जो प्रोडक्शन जीन कर रहा है, यानी कि जो जीन इंसुलिन प्रोडक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल है, अगर उस जीन के अंदर ही कोई इंपेयरमेंट आ जाए तो उस कंडीशन में भी क्या है, टाइप 1 डायबिटीज डेवलप होगी, इंसुलिन बनेगा ही नहीं, ठीक है। तो ये तो हो गई बात पहले फैक्टर की, जेनेटिक फैक्टर की। ऐसे कौन कौन से जेनेटिक फैक्टर हैं जिनकी वजह से डायबिटीज टाइप 1 होती है, ठीक है। दूसरी मैं बात करूं एनवायरमेंटल फैक्टर की, तो एनवायरमेंटल फैक्टर के अंदर आते हैं कुछ इन्फेक्शंस, ठीक है। इन्फेक्शंस कौन कौन से होते हैं साहब, जो कि डायबिटिक मेलाइटस टाइप 1 कर सकते हैं या फिर ऑटो इम्यूनिटी को ट्रिगर कर सकते हैं। तो इन्फेक्शंस जैसे कि ऑस्की बी, मम्प्स, रुबेला और साइटोमेगलोवायरस, ठीक है। इनका जो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है वो बहुत डिटेल में हो जाएगा, अदरवाइज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं, लेकिन अभी के लिए आप सिर्फ इतना मान लीजिए कि इन वायरस से अगर कोई आदमी अफेक्ट हो गया तो उसके अंदर क्या है, ऑटो इम्यूनिटी ट्रिगर हो जाती है। और ऑटो इम्यूनिटी किसके लिए ट्रिगर हो जाती है, बीटा सेल्स ऑफ पेनक्रियाज के लिए ट्रिगर हो जाती है। जब बीटा सेल्स ऑफ पेनक्रियाज के लिए इम्यूनिटी ट्रिगर होगी तो बीटा सेल का जो सेल मास है, यानी कि जो ओवरऑल नंबर ऑफ बीटा सेल्स हैं वो रिड्यूस होने लगेंगे। अगर सीवियर ऑनसेट हुआ, यानी कि ये सब चीजें बहुत सीवियरली हुई अचानक से, तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में हमको सडन रिडक्शन इन इंसुलिन प्रोडक्शन देखने के लिए मिलेगा। अचानक से इंसुलिन का प्रोडक्शन है वो डिप्लीट हो जाएगा, वो बहुत कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोगों ने बात की डायबिटिक मेलाइटिस टाइप 1 की तथा उसके पैथोजेनेसिस के बारे में, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं टाइप 2 डायबिटिक मेलाइटिस के बारे में। टाइप 1 जिसको इनिशियली क्या कहा जाता था, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटिक मेलाइटिस, लेकिन अब नहीं कहते हैं, क्योंकि पहले इंसुलिन का प्रयोग सिर्फ टाइप 1 को ट्रीट करने के लिए किया जाता था, लेकिन करंट सिनेरियो के अंदर इंसुलिन का यूज, इंसुलिन क्या है, हाइपरग्लाइसीमिया को ट्रीट करने के लिए चॉइस ऑफ ड्रग है, ठीक है। सबसे पहली ड्रग जो काम में आती है हाइपरग्लाइसीमिया को ट्रीट करने के लिए वो इंसुलिन है। तो इंसुलिन तो हम बहुत सारे लोगों को दे रहे हैं, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे किस किस तरीके की डायबिटीज में इंसुलिन प्रेस्क्राइब किया जाता है। तो अब जब आप इंसुलिन टाइप 1 को भी दे रहे हो, टाइप 2 को भी दे रहे हो, तो फिर आप टाइप 1 को इंसुलिन डिपेंडेंट नहीं कह सकते, ठीक है। अगर मान लो मैंने टाइप 2 पेशेंट के अंदर हाइपरग्लाइसीमिया को ट्रीट करने के लिए इंसुलिन प्रेस्क्राइब कर दिया, तो उस कंडीशन में तो
टाइप 2 भी टाइप 1 में कन्वर्ट हो गई क्योंकि हम इंसुलिन प्रेस्क्राइब कर रहे हैं। ऐसा नहीं होता है, इस वजह से हमने क्या किया है, क्लासिफिकेशन को करंट सिनेरियो के अंदर चेंज कर दिया है, और चेंज करके किसके ऊपर ले आए हैं, पैथोलॉजिकल प्रोसेस के ऊपर। जो डायबिटिक मेलाइटस टाइप 1 था उसका पैथोजेनेसिस हमने पढ़ा, वो किसकी वजह से हो रही है, ऑटो इम्यूनिटी की वजह से हो रही है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं डायबिटिक मेलाइटस टाइप 2। इट अकर ड्यू टू इंसुलिन रेजिस्टेंस एंड बीटा सेल डिसफंक्शन। ठीक है, हमने हाइपरग्लाइसीमिया के 3 कॉज पढ़े थे, प्राइमरी कॉज, कि किसी भी इंडिविजुअल के अंदर हाइपरग्लाइसीमिया क्यों क्यों हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहला कॉज हमने पढ़ा कि या तो उस आदमी के अंदर इंसुलिन बने नहीं, ठीक है, इनएडिकेट प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन और एब्सोल्यूट डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन कैन लीड टू हाइपरग्लाइसीमिया। दूसरी कंडीशन हमने पढ़ी कि किसी इंडिविजुअल के अंदर इंसुलिन बने लेकिन वो काम नहीं करे। ठीक है, यानी कि इंसुलिन का प्रोडक्शन तो हो रहा है लेकिन फंक्शन कैरी आउट नहीं हो रहा है। उस कंडीशन में क्या होगा, हाइपरग्लाइसीमिया होगा, क्योंकि अल्टीमेटली इंसुलिन का काम क्या है, इंसुलिन का काम है कि भैया ब्लड के अंदर से ग्लूकोज का लेवल कम करता है, फ्री फैटी एसिड्स का लेवल कम करता है, और प्रोटीन का जो एमिनो एसिड्स है उनका लेवल कम करता है। ठीक है, तो ये तीनों की तीनों चीजें क्या रह जाएंगी, ब्लड के अंदर रह जाएंगी। अब बात करते हैं डायबिटिक मेलाइटस टाइप 2 की। टाइप 1 के अंदर तो क्या हो रहा था, इंसुलिन का इनएडिकेट प्रोडक्शन हो रहा था या फिर एब्सोल्यूट डेफिशिएंसी थी। लेकिन डायबिटिक मेलाइटिस टाइप 2 के अंदर क्या हो रहा है, रेजिस्टेंस डेवलप हो गया है, किसके अगेंस्ट, इंसुलिन के अगेंस्ट, और बीटा सेल भी डिसफंक्शन कर रही है। तो दोनों कंडीशनों के एसोसिएशन से क्या हुआ, डायबिटिक मेलाइटस टाइप 2 ओरिजिनेट हुई। ठीक है, अब देखते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज एडल्ट ऑनसेट डायबिटिक मेलाइटस और स्नाइल डायबिटिक मेलाइटस। ठीक है, मतलब इसका दूसरा नाम क्या दिया गया है, एडल्ट ऑनसेट डायबिटिक मेलाइटस और स्नाइल डायबिटिक मेलाइटस, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में ये क्या है, ओल्ड एज के अंदर देखने के लिए मिलता है। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं, देयर इज नो ऑटो इम्यून बेसिस ऑफ टाइप 2 डायबिटिक मेलाइटस, यानी कि डायबिटिक मेलाइटस के अंदर ऑटो इम्यूनिटी का कोई भी एविडेंस देखने के लिए नहीं मिलता है। क्लियर, तो ये क्लियरली डिफरेंशिएट है, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ थेरेपी विच इज यूज टू ट्रीट देम। क्लियर, यहां पर हम लोग इंसुलिन डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट की बात नहीं कर रहे हैं, दोनों अलग अलग हैं। क्यों अलग हैं, क्योंकि फर्स्ट वाली ऑटो इम्यूनिटी की वजह से हो रही थी और सेकंड वाली रेजिस्टेंस टू इंसुलिन की वजह से हो रही है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डायबिटिक मेलाइटस टाइप 2 इज हेरिडिटी। ठीक है, हेरिडिटी क्या है, डायबिटिक मेलाइटस टाइप 2 का मोस्ट कॉमन कॉज है। तो यहां पर मैं अगर इसके एपिडेमियोलॉजिकल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूं, तो जो मैंने आपको जो टाइप 1 के अंदर एक सिनेरियो बताया था कि आइडेंटिकल ट्विंस, तो यहां पर आइडेंटिकल ट्विंस के अंदर 70 to 90% चांसेस होते हैं डायबिटिक मेलाइटस टाइप 2 होने के। अगर पेरेंट्स को डायबिटीज है तो उसके आइडेंटिकल ट्विंस के अंदर क्या है, 70 to 90% चांसेस हैं कि डायबिटिक मेलाइटस टाइप 2 होगा। अगेन यहाँ पर क्राइटेरिया आइडेंटिकल ट्विंस क्यों रखे हैं, क्योंकि वो एक ही जाइगोट से बने हैं। ठीक है, और एक जाइगोट से बने हैं तो सेम जीन कैरी कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है, डायबिटीज जो है वो एक्वायर्ड नहीं है, इनहेरिटेड है। अगर मैं पेरेंट्स के साथ में रिलेशन की बात करूं, जेनेटिकल रिलेशन की, तो अगर किसी बच्चे के या फिर किसी इंडिविजुअल के मदर और फादर दोनों को डायबिटिक मेलाइटस टाइप 2 है, तो उनके अंदर 40% तक रिस्क देखने के लिए मिलता है, किसका, डायबिटिक मेलाइटस टाइप 2 होने का। तो इस वजह से यहां पर हमने कहा कि मोस्ट कॉमन कॉज जो डायबिटिक मेलाइटस का है वो क्या है, हेरिडिटी है। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट बात करूं कि जो इंसुलिन रेजिस्टेंस यहां पर डेवलप हुआ उसका अंडरलाइन कॉज क्या है। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस का अंडरलाइन कॉज क्या है, सबसे बड़ा कॉज क्या है, ओबेसिटी है, मोटापा है। ओवरवेट जो इंडिविजुअल होते हैं उनके अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस इजीली डेवलप हो जाता है। नेक्स्ट मैं बात करूं, द प्रेजेंस ऑफ एमाइलिन इज ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ डायबिटिक मेलाइटस टाइप 2, यानी कि डायबिटिक मेलाइटस टाइप 2 के अंदर हमको एमाइलिन देखने के लिए मिलता है। अब एमाइलिन कहां से आया, ये बात सबसे इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको जो जर्नल एनाटॉमी पढ़ाई वो इसीलिए पढ़ाई, यहां पर क्या आया, एमाइलिन आया। हमने जब इनिशियली बीटा सेल के फंक्शन पढ़े थे तो हमने एक चीज पढ़ी थी कि बीटा सेल क्या करती है, इंसुलिन सीक्रेट करती है, साथ ही साथ क्या करती है, एमाइलिन भी सीक्रेट करती है। ठीक है, अब
जो डायबिटिक मेलाइटस टाइप 1 था उसके अंदर एमाइलिन देखने के लिए नहीं मिलता है, या फिर रिलेटिवली बहुत कम देखने के लिए मिलता है। उसकी वजह क्या है? क्योंकि वहां पर ऑटो इम्यूनिटी की वजह से क्या हुआ था, बीटा सेल डिस्ट्रॉय हो गई थी। जब बीटा सेल डिस्ट्रॉय हो गई थी, ना तो इंसुलिन प्रोडक्शन होगा और ना ही एमाइलिन का प्रोडक्शन होगा। लेकिन जो डायबिटिक मेलाइटस टाइप 2 है, इसके अंदर इंसुलिन का रेजिस्टेंस डेवलप हुआ है, इंसुलिन बन रहा है। क्लियर? तो यहां पर क्या है, हमको एमाइलिन देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि बीटा सेल जो है वो करंटली एक्टिव है और इंसुलिन के साथ साथ क्या बना रही है, एमाइलिन बना रही है। अगर मैं रेशियो की बात करूं तो प्रोडक्शन रेशियो में 100:1 होता है कि इंसुलिन 100 टाइम्स बनेगा किसके, एमाइलिन के। तो इस तरीके से हमको एमाइलिन के ट्रेसेस मिलते हैं किसके अंदर, डायबिटिक मेलाइटस टाइप 2 के अंदर, टाइप 1 के अंदर नहीं मिलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की हम लोग बात करते हैं, द इंसुलिन रेजिस्टेंस इज बीइंग कंट्रीब्यूटेड मैक्सिमली बाय द लॉस ऑफ सेंसिटिविटी इन द हिपेटोसाइट। ठीक है, इंसुलिन रेजिस्टेंस है वो क्यों डेवलप हुआ है? तो हम लोगों ने एक चीज पढ़ी थी कि जो इंसुलिन है वो क्या होता है, वो एक एनाबॉलिक हार्मोन है, वो दो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स को जोड़ करके ग्लाइकोजन बनाएगा और एटीपी बनाएगा। ठीक है, ये प्रोसेस लिवर के अंदर मैक्सिमम होता है। ठीक है, अब यहां पर क्या होगा कि जो लिवर की सेल्स हैं, जो हिपेटोसाइट्स हैं, वो इंसुलिन के लिए रेजिस्ट हो गई हैं, इंसुलिन के लिए नॉन सेंसिटिव हैं, सेंसिटिविटी खो चुकी हैं। इंसुलिन आएगा तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस वजह से क्या होगा कि हिपेटोसाइट्स के अंदर ग्लाइकोजन बनना बंद हो जाएगा। तो जब ग्लाइकोजन हिपेटोसाइट्स के अंदर नहीं बनेगा तो उस कंडीशन में क्या है, सीरम जो ग्लूकोज का लेवल है वो बढ़ जाएगा और हाइपरग्लाइसीमिया होगा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा इसके पैथोजेनेसिस की। ड्यू टू इंसुलिन रेजिस्टेंस इनिशियली इन टाइप 2 डायबिटीज हाइपर इंसुलिनीमिया अकर्स। ठीक है, यानी कि जब इंसुलिन के लिए रेजिस्टेंस होगा तो बॉडी को ये लगेगा, देखिए सिंपल सा प्रोसेस है कि जब इंसुलिन के लिए रेजिस्टेंस डेवलप होगा, इसका मतलब इंसुलिन बन रहा है लेकिन काम नहीं कर रहा है, तो क्या होगा, ब्लड शुगर का लेवल बढ़ेगा। अब मैंने आपको एक चीज स्टार्टिंग में समझाई थी कि किस तरीके से जो बीटा सेल है वो इंसुलिन सीक्रेट कर रही है। ठीक है, तो अब जो बीटा सेल है उसके सरफेस पर क्या प्रेजेंट है, इंसुलिन इंडिपेंडेंट ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर प्रेजेंट है। अब जब सीरम जो है ग्लूकोज का लेवल बढ़ा है यहां पर, तो सेम सेनेरियो फॉलो होगा, जो ग्लूकोज है वो बीटा सेल के अंदर जाएगा, अंदर जाएगा तो जो है एनर्जी प्रोड्यूस होगी, एनर्जी प्रोड्यूस होगी एटीपी के फॉर्म में, एटीपी डिपेंडेंट पोटेशियम चैनल है वो बंद हो जाएगा। अंदर क्या होगा, जो पोटेशियम है उसका लेवल इंट्रासेल्युलरली बढ़ जाएगा, इंट्रासेल्युलरली पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, तो जो वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स थे वो खुल जाएंगे, इंट्रासेल्युलर कैल्शियम का इनफ्लक्स होगा और वहां पर क्या होगा, इंसुलिन रिलीज होगा। तो सेम कंडीशन होगी, इंसुलिन काम नहीं कर रहा है, इस वजह से क्या हुआ, ब्लड शुगर का लेवल बढ़ा, और जब ब्लड शुगर का लेवल बढ़ा तो उसके रेस्पॉन्स में क्या हुआ, बीटा सेल ने और ज्यादा इंसुलिन रिलीज किया। तो यहां पर एक कंडीशन अराइज होगी जिसको कहते हैं हाइपर इंसुलिनीमिया। ठीक है, तो टाइप 1 और टाइप 2 के अंदर डिफरेंस पता लगा कि इनिशियल टाइप 1 के अंदर इंसुलिन है ही नहीं, तब हाइपरग्लाइसीमिया हो रहा है, जबकि टाइप 2 के अंदर एक्सेसिव इंसुलिन है फिर भी हाइपरग्लाइसीमिया हो रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, प्रोलॉन्ग्ड हाइपर इंसुलिनीमिया लीड्स टू रिड्यूस मास ऑफ बीटा सेल। ठीक है, जब लंबे टाइम तक जो हाइपर इंसुलिनीमिया होगा उसकी वजह से क्या होगा कि बीटा सेल का नंबर कम हो जाएगा। ऐसा क्यों? नॉर्मली जैसे मैंने आपको बताया कि 20 से लेकर के 40 यूनिट इंसुलिन बनता है एक दिन के अंदर एक हेल्दी इंडिविजुअल में। अब इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप होगा तो वही इंसुलिन 80 से लेकर के 90 यूनिट बनने लगेगा पर डे। अब किसी चीज को आप जितना ज्यादा काम में लोगे उतना ही जल्दी वो क्या होगी, डिस्ट्रॉय होने लगेगी। तो जब बीटा सेल इतना एक्सेसिव फंक्शन करेंगी तो उनके अंदर क्या होने लगेगा, डिस्ट्रक्शन होने लगेगा। और प्रोग्रेसिव डिजीज में यानी कि लेटर स्टेजेस में 10 से 15 साल जब निकल जाएंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा, बीटा सेल का फंक्शन अल्टीमेटली कम हो जाएगा। बीटा सेल का फंक्शन कम होगा तो बीटा सेल का फंक्शन क्या है, इंसुलिन का प्रोडक्शन है, तो इंसुलिन का प्रोडक्शन कम होगा। इसीलिए लेटर स्टेजेस के अंदर इंसुलिन की डेफिशिएंसी देखने के लिए मिलती है, किसके अंदर, डायबिटिक मेलाइटस टाइप 2 के अंदर। लेकिन अर्ली स्टेजेस के अंदर हाइपर इंसुलिनीमिया देखने के लिए मिलता है। ठीक है, तो पार्शियल डेफिशिएंसी हो गई किसकी, इंसुलिन की हो गई।
अब इंसुलिन के हमने 3 फंक्शन पढ़े, मेन फंक्शन। पहला कार्बोहाइड्रेट को अपटेक को बढ़ाना, दूसरा फैट के अपटेक को बढ़ाना, तीसरा किसके अपटेक को बढ़ाना, एमिनो एसिड के अपटेक को बढ़ाना। अब यहां पर क्या है, पार्शियल डेफिशिएंसी हुई, तो जो इंसुलिन है वो फैट के लिए और एमिनो एसिड के लिए तो सफिशियंट है, यानी कि उनका अपटेक तो बढ़ा लेगा, लेकिन कार्बोहाइड्रेट ब्लड में रह जाएगा, कार्बोहाइड्रेट के अपटेक को नहीं बढ़ा पाएगा। इस वजह से क्या होगा, हाइपरग्लाइसीमिया तो देखने के लिए मिलेगा, लेकिन हाइपरलिपिडीमिया देखने के लिए रिलेटिवली कम मिलेगा, इतना ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं इटियोलॉजी ऑफ डायबिटिक मेलाइटस टाइप 2 की। ठीक है, टाइप 1 की इटियोलॉजी की हमने बात की, ऑटोइम्यून डिजीज है जिसके कॉज क्या है, 2 कॉजेज हो सकते हैं, या तो एनवायरमेंटल फैक्टर की वजह से होगा या फिर जेनेटिक फैक्टर की वजह से होगा। अब हम लोग बात करते हैं डायबिटिक मेलाइटस टाइप 2 की इटियोलॉजी की। ठीक है, तो सबसे पहला जो मैंने रीजन बताया वो क्या है, डायबिटिक मेलाइटस का जो मेजर रीजन है वो है हेरिडिटरी, तो यानी कि फैमिली हिस्ट्री ऑफ डायबिटिक मेलाइटस टाइप 2। जो फर्स्ट जनरेशन के रिलेटिव्स होते हैं, ठीक है, माँ बाप भाई बहन, उनके अंदर डायबिटीज का रिस्क बहुत ज्यादा होता है। तो उस अगर किसी के भाई बहन को या फिर माँ बाप को क्या है, डायबिटीज मेलाइटस है, तो उसके अंदर डायबिटिक मेलाइटस देखने के लिए मिलता है। ठीक है, इसके अलावा ओबेसिटी, ओबेसिटी हमने डिस्कस किया था, मेजर कॉज है किसका, इंसुलिन रेजिस्टेंस का। ठीक है, इसके अलावा हैबिचुअल फिजिकल इनएक्टिविटी, इस बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि फिजिकल इनएक्टिविटी कैसे अफेक्ट करती है। बेसिकली आदमी क्या है, एक सोशल एनिमल है। नेचर ने जब हमको बनाया तो हमको बनाया जंगल में रहने के लिए, उसके बाद में हम धीरे धीरे इवॉल्व हुए और हम लोगों ने एक सोसाइटी डेवलप की, लेकिन अभी तक हमारा जो बॉडी है वो इस तरीके से डेवलप नहीं हुई है। तब नेचर ने हमको जंगल में रहने के लिए बनाया, तो ना तो वहां पर आर्टिफिशियल स्वीटनर्स होते थे, ठीक है, ना ही पिज्जा बर्गर होते थे। क्लियर, जंगल में रहने का मतलब ये है कि या तो आप किसी को मार के खाने के लिए दौड़ रहे हैं, या कोई आपके पीछे आपको मार के खाने के लिए दौड़ रहा है। सिंपल सा मेथड है जंगल का। ठीक है, तो अब जो ह्यूमन को नेचर ने डिजाइन किया वो इसी तरीके से किया कि या तो वो किसी चीज को मार के खाएगा, मार के खाएगा तो उसको दौड़ भाग तो करनी पड़ेगी, फिजिकल एक्टिविटी होगी, या फिर उसको कोई चीज मार के खाएगी तो उसको बचने के लिए भी फिजिकल एक्टिविटी करनी पड़ेगी। लेकिन जब इवोल्यूशन हुआ, जब इवोल्यूशन की लेटर स्टेजेस के अंदर क्या हुआ कि हमने जंगलों को बहुत सीमित कर दिया और अब हम लोग रहते हैं मकान में। मकान में हमारे पास एक कुर्सी है जिस पर 24 घंटे, एक कुर्सी है, एक बिस्तर है, खाते हैं पीते हैं पड़े रहते हैं। ठीक है, फिजिकल इनएक्टिविटी की वजह से क्या हो रहा है, मेजर कॉज है फिजिकल इनएक्टिविटी किसका, ओबेसिटी का और डायबिटिक मेलाइटस टाइप 2 का। क्योंकि नेचर के हिसाब से हम लोग आज भी क्या है, जानवर ही हैं। ठीक है, हो सकता है हमको इवॉल्व होने में आगे और 1000-2000 साल लगे, इस लेवल तक इवॉल्व होने में कि हमारे जो फंक्शंस हैं वो लिमिटेड रह जाएं, किसके लिए, इस अर्बन सोसाइटी के लिए। ठीक है, तो ये जो है ये मेन रीजन है फिजिकल इनएक्टिविटी बहुत सारी डिजीजेस का, क्योंकि ह्यूमन जो बॉडी है वो इस तरीके से डिजाइन की गई है ताकि वो एक वाइल्ड एनवायरनमेंट में रह सके। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं रेस एंड एथेनिसिटी की। ठीक है, बहुत सारी चीजें डिपेंड करती हैं, इनका अभी तक कोई भी पर्टिकुलर फिनोमेना निकल के नहीं आया है कि ऐसा इंडिविजुअल्स के अंदर क्यों होता है। लेकिन जो अफ्रीकन होते हैं, ब्लैक्स होते हैं, या फिर पैसिफिक आइलैंडर्स होते हैं, पैसिफिक आइलैंड्स पर जो लोग रहते हैं, उनके अंदर रिलेटिवली ज्यादा रिस्क होता है डायबिटिक मेलाइटस टाइप 2 होने का। ठीक है, इसके अलावा प्रीवियस आइडेंटिफिकेशन ऑफ इम्पेयर्ड फास्टिंग ग्लूकोज और इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस। ठीक है, किसी भी ओकेजन पर अगर किसी आदमी का ग्लूकोज टॉलरेंस इम्पेयर्ड मिला, ग्लूकोज टॉलरेंस के अंदर कम या ज्यादा मिला, या फिर किसी आदमी के अंदर किसी ओकेजन पर हायर ब्लड ग्लूकोज लेवल देखने के लिए मिला, तो उसके अंदर भी चांसेस हैं कि डायबिटिक मेलाइटस टाइप 2 हो सकता है। ठीक है, उसके अलावा हिस्ट्री ऑफ गेस्टेशनल डायबिटिक मेलाइटस और डिलीवरी ऑफ बेबी हैवियर देन 4 kg, ये क्या है, रिस्क फैक्टर है डायबिटिक मेलाइटस टाइप 2 का। क्यों, क्योंकि देखिए अगर गेस्टेशनल डायबिटिक मेलाइटस है तो जाहिर सी बात है कि उस लेडी को एक बार क्या हो चुका है, ग्लूकोज इंटॉलरेंस हो चुका है। ठीक है, वहीं मैक्रोसोमिया, मैक्रोसोमिया का मतलब होता है अगर 4 किलो से ज्यादा का बेबी है तो उसको मैक्रोसोमिया कहा जाता है, ओवरवेट बेबी को। ठीक है, तो मैक्रोसोमिया का प्राइमरी कॉज भी क्या होता है, गेस्टेशनल डायबिटिक मेलाइटस ही होती है। हो सकता है कि अनडायग्नोस्ड रह गई हो, इस वजह से मैक्रोसोमिया हुआ हो, लेकिन मैक्रोसोमिया अगर है तो भी रिस्क होता है किसका, डायबिटिक मेलाइटस टाइप 2 का। ठीक है, हाइपरटेंशन की मैं बात करूं, हाइपरटेंशन में हम लोग बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, कि हाइपरटेंशन क्यों होता है और डायबिटीज में इसकी रेलेवेंसी क्या है।
ठीक है। वहीं डिसलिपिडीमिया, डिसलिपिडीमिया का मतलब है जो सीरम लिपिड के लेवल हैं उनके अंदर इंपेयरमेंट आ जाए, ठीक है। उस कंडीशन के अंदर भी हमको क्या देखने के लिए मिलेगा, डायबिटिक मेलाइटस टाइप 2 देखने के लिए मिल सकता है। इसके अंदर क्या होगा, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन का लेवल लेस देन 35 mg पर डीएल और ट्राइग्लिसराइड का लेवल मोर देन 250 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ऊपर हो जाए। पॉलीसिस्टिक ओवेरिक डिजीज और हिस्ट्री ऑफ वैस्कुलर डिजीज, इन दोनों कंडीशंस में भी क्या हो सकता है, डायबिटिक मेलाइटस देखने के लिए मिल सकता है। देखिए यहाँ पर हमारे सामने एक फ्लो चार्ट है जिसके अंदर मैंने डिस्कस किया है पैथोजेनेसिस ऑफ टाइप 2 डायबिटिक मेलाइटस के बारे में, ठीक है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं डायबिटिक मेलाइटस के अंदर क्या होता है, सेंट्रल ओबेसिटी देखने के लिए मिलती है, ठीक है। मैंने बताया था आपको कि इंसुलिन रेजिस्टेंस का प्राइमरी कॉज क्या है, ओबेसिटी है। ओबेसिटी की वजह से क्या होती है, चार पांच चीजें होती हैं, जैसे कि इन्फ्लामेटरी साइटोकाइंस, ठीक है, लेवल्स ऑफ हाइपरग्लाइसिमिक एडिपोकाइंस, ठीक है, लेवल ऑफ एंटी हाइपरग्लाइसिमिक एडिपोकाइंस और नॉन एस्ट्रिफाइड फैटी एसिड्स इन मसल एंड लीवर, ठीक है। ओवरऑल क्या होगा, ओबेसिटी की वजह से कुछ ऐसे फीचर अराइज होंगे जिनकी वजह से क्या होगा, इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हो जाएगा। इसके अलावा कुछ जेनेटिकल प्रीडिस्पोजिशन भी क्या करेंगे, इंसुलिन रेजिस्टेंस के लिए रेस्पॉन्सिबल होंगे, जैसे कि वेरिएशन होता है किसके अंदर, TCF7L2 जीन के अंदर, ठीक है। अगर मैं लोकस की बात करूं तो इसके अंदर जेनेटिकल वेरिएशन देखने के लिए मिलता है 6th क्रोमोसोम के ऊपर, ठीक है। जबकि जो टाइप 1 डायबिटीज था उसके अंदर हेरिडिटिकल जो लोकस था वो प्रेजेंट नहीं था, ठीक है, वो कोई पर्टिकुलर जीन पे ना होकर के HLA पर था, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं बात करूं, अगर इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप होगा तो देखिए कंपनसेटरी बीटा सेल हाइपरप्लेजिया होगा। कंपनसेटरी बीटा सेल हाइपरप्लेजिया मैंने आपको पहले भी बताया है कि इनिशियल स्टेजेस के अंदर क्या होगा, यहाँ पर इंसुलिन की कमी नहीं होगी, क्योंकि क्या होगा, जैसे रेजिस्टेंस होगा तो सेल का काउंट इनिशियली बढ़ेगा, सेल का काउंट बढ़ेगा तो इंसुलिन का प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, ठीक है। ये चीज क्या करेगी, ये नॉर्मोग्लाइसीमिया को मेंटेन करेगी। नॉर्मोग्लाइसीमिया जब मेंटेन हो जाएगा, एक बार डायबिटीज डायग्नोसिस होने के बाद में भी अगर पेशेंट नॉर्मोग्लाइसीमिया के अंदर है तो इसे कहा जाता है हनीमून पीरियड ऑफ डायबिटिक मेलाइटस, ठीक है। इस कंडीशन के अंदर क्या होता है, आदमी को लगता है कि वो अपनी फिजिकल एक्टिविटीज के थ्रू या फिर अदर जो थेरेपीज है उसके थ्रू डायबिटीज को कंट्रोल कर रहा है, ठीक है, बिना किसी ड्रग के लिए। मेडिटेशन हो गया, रनिंग हो गई या फिर अदर जो चीजें हैं, एक्टिविटीज हैं, उनके जरिए उसने उसे कंट्रोल कर लिया है, ऐसा उसे आभास होता है किसके अंदर, हनीमून पीरियड के अंदर। तो वहां पर बेसिकली होता क्या है, बीटा सेल का हाइपरप्लेजिया होता है, बीटा सेल का नंबर बढ़ जाता है जो कि उसे वापस नॉर्मोग्लाइसीमिया की कंडीशन में ले आती है, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे एडवांस होती है डिजीज, जैसे जैसे टाइम बढ़ता है तो अर्ली बीटा सेल फेलियर होता है, ठीक है। बीटा सेल का क्या हो जाता है, फेलियर होने लग जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस होता है, ग्लूकोज का लेवल होता है वो क्या हो जाता है, इम्पेयर्ड हो जाता है, ब्लड ग्लूकोज का लेवल एलिवेटेड होने लगता है, ठीक है। और लास्ट में क्या होता है, बीटा सेल पूरी तरीके से फेल हो जाती है जिसकी वजह से डायबिटीज होती है। तो ये थी पैथोजेनेसिस ऑफ टाइप 2 डायबिटिक मेलाइटिस। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कुछ फीचर्स के बारे में, ठीक है, कॉन्ट्रास्टिंग फीचर्स। इसका मतलब फीचर्स जो कि हमको ध्यान में रखने हैं, किससे रिलेटेड, टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटिक मेलाइटिस से रिलेटेड, ठीक है। इसको हम कंपैरेटिव स्टडी भी कह सकते हैं। यहाँ पर हम लोग कुछ फीचर्स का कंपैरिजन करेंगे। देखिए सबसे पहला फीचर की अगर मैं बात करूं फ्रीक्वेंसी, तो ओवरऑल केसेस का 10 to 20%, ऑलमोस्ट 10% केसेस क्या किसके होते हैं, टाइप 1 के होते हैं, जबकि 80 to 90% केसेस किसके होते हैं, टाइप 2 डायबिटिक मेलाइटिस के होते हैं, ठीक है। दूसरी तरफ एज ऑफ ऑनसेट की बात करूं कि बीमारी कब हो रही है, ये जो टाइप 1 डायबिटिक मेलाइटिस है इसको हमने एक अदर नाम भी दिया था, जुवेनाइल डायबिटीज, ठीक है, या फिर अर्ली ऑनसेट ऑफ डायबिटीज। तो इसका क्या है, ये 35 साल की कम के लोगों में अक्सर देखने के लिए मिलती। बिलो 35 ईयर ऑफ एज क्या है, इसका एज ऑफ ऑनसेट है। जबकि टाइप 2 डायबिटिक मेलाइटिस का एज ऑफ ऑनसेट क्या है, मोर देन 40 ईयर है। मोर देन 40 ईयर का मतलब क्या है, ये मैच्योर ऑनसेट की है, अडल्ट आदमियों के अंदर देखने के लिए मिलती है, ठीक है। अगर मैं टाइप ऑफ ऑनसेट की बात करूं कि कोई भी डिजीज है उसका प्रोग्रेशन कैसे हुआ, तो अब्रप्ट एंड सीवियर, अचानक से सीवियर प्रोग्रेशन जिस बीमारी का होगा वो देखने के लिए मिलेगा हमें टाइप 1 डायबिटीज के अंदर, जबकि ग्रेजुअल और इंसीडियस ऑनसेट देखने के लिए मिलता है डायबिटीज टाइप 2 में, ठीक है। तो नेक्स्ट अगर मैं फीचर की बात करूं तो वो है वेट, ठीक है। अब अगर टाइप 1 है
वो किसके अंदर होगी, नॉर्मल वेट पर्सन के अंदर होगी। लेकिन टाइप 2 है वो मोस्ट कॉमनली किसके अंदर देखने के लिए मिलेगी, ओबेज या फिर ओवरवेट पर्सन के अंदर देखने के लिए मिलेगी मोस्ट कॉमनली। ठीक है, अगर एचएलए की बात करूं तो ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन के साथ में जो रिलेटेड है वो है टाइप 1, उसके अंदर इंपेयरमेंट देखने के लिए मिलता है DR3 और DR4 के अंदर। लेकिन जो टाइप 2 है वो एचएलए के साथ में एसोसिएटेड नहीं है। ठीक है, फैमिली हिस्ट्री की बात करूं तो लेस देन 20% केसेस के अंदर फैमिली हिस्ट्री देखने के लिए मिलती है, किसके अंदर, डायबिटिक मेलाइटस टाइप 1 के अंदर। लेकिन टाइप 2 के अंदर मोर देन 60% केसेस में फैमिली हिस्ट्री देखने के लिए मिलती है। जेनेटिक लोकस की बात करूं, यानी कि दोनों के अंदर जो जेनेटिक फैक्टर थे वो कैसे इसको अफेक्ट कर रहे हैं, यहां पर जो टाइप 1 डायबिटीज है उसका जेनेटिक लोकस क्या है, अननोन है। हमको पता नहीं है कि वो किस जीन को अफेक्ट कर रही है, किस जगह अफेक्ट कर रही है, सिर्फ हमको जीन का पता है लेकिन क्रोमोसोम वगैरह का पता नहीं है। अगर मैं टाइप 2 डायबिटीज की बात करूं तो स्पेसिफिकली जो 6th क्रोमोसोम है उसको ये अफेक्ट करता है, उसके ऊपर ये लोकस प्रेजेंट होता है जो कि इंड्यूस करता है डायबिटिक मेलाइटस टाइप 2 को। डायबिटीज इन आइडेंटिकल ट्विंस, अगर डायबिटीज इन आइडेंटिकल ट्विंस की बात करूं तो 50% केसेस में देखने के लिए मिलता है। इसके अंदर अगर टाइप 1 है तो आइडेंटिकल ट्विंस में 50% रिस्क होता है डायबिटिक मेलाइटस टाइप 1 होने का, जबकि अगर आइडेंटिकल ट्विंस हैं तो डायबिटिक मेलाइटस का रिस्क होता है अप टू 80 to 90%। ठीक है, अगर मैं बात करूं पैथोजेनेसिस की तो टाइप 1 होता है ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन ऑफ बीटा सेल्स की वजह से, जबकि टाइप 2 किसकी वजह से होता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस और इंपेयर्ड इंसुलिन सिक्रेशन की वजह से। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करूं आइसोलेट सेल एंटीबॉडीज की। यहां पर हम आइसोलेट सेल एंटीबॉडी का मतलब है कि जो हमने टाइप फर्स्ट में पढ़ा था कि टी सेल्स ट्रिगर हो गई थी किसके लिए, बीटा सेल्स के डिस्ट्रक्शन के लिए, तो वहां पर जो टी सेल्स एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर रही थी वो क्या थी, आइसोलेट सेल एंटीबॉडी थी। तो वो किसके अंदर देखने के लिए मिलेगी, सिर्फ ऑटो इम्यूनिटी के अंदर, यानी कि सिर्फ फर्स्ट टाइप के अंदर देखने के लिए मिलेंगी, सेकेंड टाइप के अंदर एब्सेंट होती है। ठीक है, ब्लड इंसुलिन लेवल की बात करूं तो फर्स्ट के अंदर तो क्या हो रहा था, डिक्रीज हो रहा था, लेकिन सेकेंड टाइप के अंदर इनिशियली इंक्रीज हो रहा था और लेटर स्टेजेस के अंदर डिक्रीज हो रहा था। ठीक है, अगर मैं बात करूं आइसोलेट चेंजेस की तो आइसोलेट चेंजेस के अंदर आप एक चीज देखिए कि जो फर्स्ट है टाइप फर्स्ट के अंदर इंसुलाइटिस देखने के लिए मिलता है, इन्फ्लामेशन ऑफ लैंगरहांस आइसोलेट को क्या कहते हैं, इंसुलाइटिस कहते हैं। और इसके अंदर क्या होता है, बीटा सेल डिप्लीशन होता है, यानी कि बीटा सेल्स का डिस्ट्रक्शन होता है। वहीं दूसरी तरफ जो टाइप 2 डायबिटीज के अंदर क्या देखने के लिए मिलता है, इंसुलाइटिस देखने के लिए नहीं मिलता, यानी कि इसके अंदर इन्फ्लामेटरी लीजन्स प्रेजेंट नहीं होते, किसमें, पेनक्रियाटिक आइसोलेट्स के अंदर। ठीक है, अगर मैं बात करूं एमाइलोडोसिस की तो एमाइलोडोसिस क्या होता है, हमने देखा था बीटा सेल्स क्या सीक्रेट करती हैं, एक तो इंसुलिन सीक्रेट करती हैं, दूसरा सीक्रेट करती हैं एमाइलिन। तो ये जो एमाइलिन है ये लीड करता है एमाइलोडोसिस को। तो ये जो एमाइलोडोसिस है ये क्या है, टाइप 1 के अंदर देखने के लिए बहुत कम मिलता है। क्यों नहीं मिलता है, क्योंकि वहां पर बीटा सेल डिस्ट्रॉय हो गई है, ना तो इंसुलिन बन रहा है ना एमाइलिन बन रहा है। लेकिन टाइप 2 के अंदर ये देखने के लिए मिलता है क्योंकि एमाइलिन जो है वो लैंगरहांस आइसोलेट के सराउंडिंग के अंदर डिपॉजिट होने लग जाता है। और ये जो डिपॉजिट होता है एमाइलिन एक टॉक्सिक सब्सटेंस है किसके लिए, बीटा सेल के लिए। तो ये क्या करता है, डिस्ट्रक्शन करता है, जिसकी वजह से लेटर स्टेजेस के अंदर हमें क्या देखने के लिए मिला था, इंसुलिन की डेफिशिएंसी देखने के लिए मिली थी। अगर मैं बात करूं क्लिनिकल मैनेजमेंट की तो टाइप 1 का क्लिनिकल मैनेजमेंट क्या था, इंसुलिन एंड डाइट, जबकि टाइप 2 के अंदर डाइट, एक्सरसाइज, ओरल ड्रग्स और इंसुलिन। देखिए यहां पर ध्यान दीजिए, पहले हम लोग कहते थे इंसुलिन डिपेंडेंट और नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट, लेकिन यहां पर आप देखिए कि अगर मैं क्लिनिकल मैनेजमेंट की बात करूं तो टाइप फर्स्ट को भी इंसुलिन से मैनेज किया जा रहा है और टाइप 2 को भी इंसुलिन से मैनेज किया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं एक्यूट कॉम्प्लिकेशंस की, कि जो सडन कॉम्प्लिकेशंस अराइज होती हैं डिजीजेज में वो कौन कौन सी होती हैं, तो देखिए कीटो एसिडोसिस होता है टाइप 1 के अंदर, और हाइपर ऑस्मोलर हाइपरग्लाइसेमिक स्टेट HSS या फिर हाइपर ऑस्मोलर कोमा किसके अंदर देखने के लिए मिलता है, टाइप 2 डायबिटीज के अंदर देखने के लिए मिलता है। तो बेसिकली अब हम लोग बात करते हैं टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डायबिटिक मेलाइटस। ठीक है, डायबिटिक मेलाइटस के अंदर कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स देखने के लिए मिलते हैं, या फिर जो क्लिनिकल प्रेजेंटेशन है डिजीज का, जैसे कोई पेशेंट है उसके अंदर क्या देखने के लिए मिलेगा। तो जैसे कि हम लोगों ने इसकी डेफिनेशन के बारे में बात की थी कि डेफिनेशन डायबिटीज की क्या होती है, कि इट इज ए ग्रुप ऑफ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय टेंडेंसी ऑफ हाइपरग्लाइसीमिया। ठीक है, डायबिटीज क्या है, डायबिटीज एक ऐसे जो डिसऑर्डर्स हैं उनका ग्रुप है जिसके अंदर कोई भी इंडिविजुअल जब आएगा तो उस इंडिविजुअल के अंदर एक टेंडेंसी होगी हाइपरग्लाइसीमिया के लिए, यानी कि उस
जो क्लाइंट है उसके अंदर बार बार क्या देखने के लिए मिलेगा, हमें हाइपरग्लाइसीमिया देखने के लिए मिलेगा। अगर अब हम लोग एक चीज देखें कि हाइपरग्लाइसीमिया जो है वो बेसिकली क्या करता है कि किसी भी इंडिविजुअल के अंदर उसका क्लिनिकल प्रेजेंटेशन नहीं होता है, ठीक है। हाइपरग्लाइसीमिया अगर किसी आदमी को हो गया तो उसके क्या लक्षण होंगे बेसिकली, तो वो देखने के लिए यूजुअली नहीं मिलता है। अब हम लोग बात करते हैं कि हाइपरग्लाइसीमिया की वजह से और कौन सी चीज होती है जिनकी वजह से एक क्लिनिकल प्रेजेंटेशन बनता है, डिजीज का एक मतलब एक तरीके से ऑरा बनता है कि ये डिजीज क्या है, ठीक है। सो सबसे पहले क्या होगा बेसिकली, जैसे कि हम लोग बात करते हैं यहाँ पर इंसुलिन की अगर डेफिशिएंसी हो रही है तो भी, और अगर इंसुलिन का रेजिस्टेंस हो रहा है तो भी, तो सबसे पहले क्या होगा, इंसुलिन का रेजिस्टेंस डेवलप होगा या फिर इंसुलिन की डेफिशिएंसी होगी। तो ओवरऑल देखा जाए तो इंसुलिन की इफेक्टिवनेस कम हो रही है, इंसुलिन अवेलेबल कम है। वहां पर क्या होगा कि जो, जैसा कि हमने जो इंसुलिन का सिक्रेशन है उसके अंदर भी डिस्कस किया था, जो ह्यूमन बॉडी की सेल्स हैं उन सेल्स के सरफेस पर क्या है, इंसुलिन रिसेप्टर पाए जाते हैं, ठीक है, और ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर पाए जाते हैं। जब इंसुलिन इंसुलिन रिसेप्टर को स्टिमुलेट करता है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर है वो एक्टिवेट होता है और बाहर से अंदर ग्लूकोज को सेल के अंदर भेजता है। अब यहां पर क्या है, जब इंसुलिन नहीं है तो इस तरीके का जो ट्रांसपोर्ट है, ठीक है, जो कि किससे किसकी वजह से हो रहा है, इंसुलिन जब इंसुलिन रिसेप्टर को स्टिमुलेट कर रहा है, ठीक है, तो इंसुलिन इंसुलिन रिसेप्टर पे जाके बाइंड हुआ, उसके बाद में उसने क्या किया, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर को एक्टिवेट किया। अब ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर यहाँ पे एक्टिवेट नहीं होगा, तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट स्टेप के अंदर सेल्यूलर ग्लूकोज अपटेक क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। सेल्यूलर अपटेक जब डिक्रीज होगा तो एक कंडीशन अराइज होगी हाइपरग्लाइसीमिया की। यहां पर एक चीज ध्यान दीजिए कि इंसुलिन की कमी है, ठीक है, ग्लूकोज उतना ही है, आदमी कंज्यूम कर रहा है तो ग्लूकोज तो उतना ही है। अब जब सेल बॉडी की सेल्स उसको कंज्यूम नहीं करेंगी तो वो कहां पर एक्यूमुलेट होगा, ब्लड के अंदर एक्यूमुलेट होगा। और हाइपरग्लाइसीमिया क्या होता है, एलिवेटेड सीरम ग्लूकोज लेवल, ठीक है, उसको क्या कहते हैं हम लोग, हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं। तो यहां पर क्या कंडीशन अराइज होगी, हाइपरग्लाइसीमिया की। अब हाइपरग्लाइसीमिया डायबिटीज के हर पेशेंट के अंदर देखने के लिए आपको मिलेगा, ठीक है। अब हाइपरग्लाइसीमिया की वजह से कौन कौन से सिम्टम आ रहे हैं, ठीक है, उसके लिए भी तो कुछ क्राइटेरिया होगा कि कोई सिम्टम है वो किस तरीके से आता है। तो देखिए हाइपरग्लाइसीमिया जब होगा तो एक कंडीशन अराइज होगी ग्लाइकोसूरिया। सबसे पहला जो इफेक्ट होगा वो ग्लाइकोसूरिया होगा। ग्लाइकोसूरिया का मतलब ये होता है कि आपके यूरिन के अंदर प्रेजेंस ट्रेस होगी, किसकी, ग्लूकोज की प्रेजेंस ट्रेस होगी। अब जो नॉर्मल इंडिविजुअल है उसके अंदर, उसके यूरिन के अंदर जो है ग्लूकोज का वो एक भी मॉलिक्यूल देखने के लिए हमें नहीं मिलता है, ठीक है, वहां पर ग्लूकोज का ट्रेसेस नहीं मिलते हैं। लेकिन जो पेशेंट, जिस पेशेंट के अंदर ग्लूकोज का रीनल थ्रेशोल्ड जो होता है वो क्रॉस कर जाता है, ठीक है, अगर ब्लड शुगर का जो लेवल है वो रीनल थ्रेशोल्ड से ज्यादा हो जाए तो उस कंडीशन में क्या होता है कि ग्लूकोज क्या होता है, एक्सक्रीट आउट होता है यूरिन के साथ में, और कंडीशन कहलाती है ग्लाइकोसूरिया, ठीक है। तो ये सबसे पहला क्लिनिकल प्रेजेंटेशन होता है किसी डायबिटिक पेशेंट के अंदर, यानी कि डायबिटिक के मरीज के अंदर जो पहला सिम्टम देखने के लिए मिलेगा वो क्या मिलेगा, ग्लाइकोसूरिया, यानी कि उसके यूरिन के अंदर क्या प्रेजेंट होगी, ग्लूकोज प्रेजेंट होगी, ठीक है। अब देखिए जो एक तरीके से अगर आपने ऑस्मोसिस कभी पढ़ा है तो एक सिंपल सी चीज है कि जो ग्लूकोज होता है वो क्या करता है, ऑस्मोटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, यानी कि यूरिन की जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ जाती है। और ऑस्मोसिस क्या होता है, फ्लो ऑफ द वाटर टुवर्ड्स हायर कंसंट्रेशन, ठीक है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग जो वाटर है वो फ्लो करता है। जैसे ही यूरिन का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो उसके अंदर ऑस्मोटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होगा, और ऑस्मोसिस इफेक्ट, ऑस्मोटिक जो इफेक्ट प्रोड्यूस होगा तो वो क्या करेगा, यूरिन का वॉल्यूम बढ़ाएगा, ठीक है। जब यूरिन का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो बॉडी उसे डाइल्यूट करने के लिए क्या करेगी, उसका वॉल्यूम बढ़ाएगी। तो यहां पर जो ग्लूकोज है उसके साथ साथ में क्या हो रहा है, एक्सेस वाटर लॉस हो रहा है। तो अब यूरिन के फॉर्म में अगर एक्सेस वाटर लॉस होगा तो उस कंडीशन को क्या कहा जाएगा, पॉलीयूरिया कहा जाएगा, ठीक है। पॉलीयूरिया क्यों हो रहा है, तो सबसे पहले क्या हुआ, ग्लाइकोसूरिया हुआ, यानी कि यूरिन के अंदर क्या आया, ग्लूकोज आया। ग्लूकोज के अंदर क्या होता है, ऑस्मोटिक इफेक्ट होता है जिसकी वजह से यूरिन का वॉल्यूम बढ़ता है। बेसिकली जो वाटर है वो किसके अंदर आ जाता है, यूरिन के अंदर आ जाता है। तो जब यूरिन का वॉल्यूम बढ़ेगा तो उसी चीज को हम क्या कहते हैं, पॉलीयूरिया कहते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, जब पॉलीयूरिया होगा तो बॉडी के अंदर जो फ्लूइड का लेवल है वो कम हो जाएगा, बेसिकली डिहाइड्रेशन होगा बॉडी के अंदर, ठीक है। अब जब बॉडी के अंदर डिहाइड्रेशन होगा, जैसे कि वॉल्यूम एंड इलेक्ट्रोलाइट डिप्लीशन हो गया, उसके बाद में इंट्रासेल्यूलर वाटर का लेवल कम हो गया,
तो ये सारी चीजें क्या करेंगी, ऑस्मो रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करेंगे हाइपोथैलेमस के अंदर, ठीक है। अब ये जो ऑस्मो रिसेप्टर्स हैं ये क्या करेंगे, थ्रस्ट को ट्रिगर करेंगे। अब आप लोगों ने वैसे भी पढ़ा होगा कि जो थ्रस्ट है वो क्या है, पहला साइन है डिहाइड्रेशन का। अगर किसी इंडिविजुअल के अंदर डिहाइड्रेशन हो रहा है तो सबसे पहला साइन कौन सा देखने के लिए मिलता है, थ्रस्ट देखने के लिए मिलती है, प्यास लगती है उस आदमी को। तो पहली चीज हो गई ग्लाइकोसूरिया। ग्लाइकोसूरिया की वजह से क्या इंड्यूस्ड हुआ, पॉलीयूरिया, ठीक है। अब पॉलीयूरिया जब हुआ तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, किसी इंडिविजुअल को डिहाइड्रेशन हो रहा है। तो ये डिहाइड्रेशन किसे लीड करेगा, पॉलीडिप्सिया को। पॉलीडिप्सिया का मतलब क्या होता है, इंटेंस थ्रस्ट, बहुत ज्यादा आदमी को क्या लगेगी, प्यास लगेगी, ठीक है। तो ये तो हो गई एक सिनेरियो की बात। अब दूसरी तरफ अगर हम लोग देखें कि जब बॉडी के अंदर ग्लूकोज क्या है, एनर्जी सोर्स के रूप में काम में नहीं आ रहा है, क्योंकि जो सेलुलर सरफेस के ऊपर जो ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर थे वो इंसुलिन की कमी की वजह से काम नहीं कर रहे हैं। तो वो क्या कर रही है, बॉडी उस ग्लूकोज को यूज नहीं कर पा रही है एज ए एनर्जी के रूप में, एज ए एनर्जी सोर्स के रूप में, ठीक है। तो अब बॉडी को एनर्जी की जरूरत तो है, एनर्जी कहीं से तो बनेगी। तो जब एनर्जी बनेगी तो वो अदर जो सोर्सेज हैं, जो बॉडी है उनको एक एज ए अल्टरनेटिव के रूप में काम लेने लगेगी। अब अल्टरनेटिव जैसे कि जैसे फैट का और प्रोटीन का, तो उसका क्या हो जाएगा, मेटाबॉलिज्म होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी वजह से आपकी बॉडी के अंदर क्या होगा कि एक नेगेटिव एनर्जी बैलेंस हो जाएगा, यानी कि आपकी बॉडी के आपको किस फूड सोर्स से कितने परसेंटेज एनर्जी चाहिए होती है वो उसका एक फिक्स अमाउंट है, ठीक है। कि जैसे फॉर एग्जांपल कि 50% क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट से मिलेगी, 30% प्रोटीन से मिलेगी, 20% फैट से मिलेगी। तो इस तरीके से ये क्या है, एक पर्टिकुलर फिक्स सिनेरियो है। अब यहां पर अगर आपकी बॉडी ग्लूकोज को छोड़ करके सिर्फ प्रोटीन पर और फैट पर एनर्जी प्रोडक्शन के लिए जब डिपेंडेंट हो जाएगी तो उसकी वजह से क्या होगा, एपिटाइट बढ़ेगी, आपकी भूख बढ़ जाएगी। तो भूख बढ़ने को क्या कहते हैं, पॉलीफेजिया, बार बार आप खाना खाएंगे, ठीक है। एनोरेक्सिया डिनोट्स लैक ऑफ एपिटाइट। एनोरेक्सिया का मतलब होता है भूख नहीं लगना, और पॉलीफेजिया का मतलब होता है एक्सेसिव एपिटाइट, बहुत ज्यादा भूख लगना, ठीक है। तो ये हो गए टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायबिटिक मेलाइटस, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है बेसिकली, एक बार हम दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले क्या होगा, किसी पेशेंट के अंदर डायबिटीज का मतलब यही होता है, इट इज ए ग्रुप ऑफ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स इन विच द इंडिविजुअल हैव टेंडेंसी फॉर हाइपरग्लाइसीमिया, ठीक है। किसी इंडिविजुअल के अंदर बार बार हाइपरग्लाइसीमिया आपको देखने के लिए मिलता है। अब हाइपरग्लाइसीमिया का मतलब क्या होता है कि एलिवेटेड सीरम ग्लूकोज लेवल्स, ठीक है। किसी इंडिविजुअल के अंदर सीरम ग्लूकोज का लेवल बढ़ा हुआ है। अब हमारे सामने कंडीशन आती है कि जब इंडिविजुअल का सीरम ग्लूकोज लेवल 180 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ऊपर हो जाता है, ठीक है। ग्लूकोज का जो रीनल थ्रेशोल्ड है, यानी कि इससे अगर कम लेवल पे अगर सीरम ग्लूकोज रहेगा तो वो एक्सक्रीट आउट नहीं होगा। तो जब ये 180 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ऊपर चला जाता है तो ये क्या होता है, ग्लूकोज जो यूरिन है उसके साथ में बाहर आने लग जाता है, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, सबसे पहली चीज देखने के लिए मिलेगी ग्लाइकोसूरिया, यानी कि ग्लूकोज का यूरिन के साथ में आना। एक हेल्दी इंडिविजुअल के अंदर यूरिन में ग्लूकोज का कोई मॉलिक्यूल प्रेजेंट नहीं होता है, कोई ट्रेसेस देखने के लिए नहीं मिलते हैं, ठीक है। अब यहां पर क्या हुआ कि ग्लाइकोसूरिया हुआ, ग्लाइकोसूरिया के अंदर ग्लूकोज था यूरिन के अंदर, तो वो ग्लूकोज क्या करेगा, ऑस्मोटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। जब ऑस्मोटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा तो उसके साथ में क्या होगा, एक्सेसिव वाटर लॉस होगा, जिसको हम बोलेंगे पॉलीयूरिया। तो सबसे पहले ग्लाइकोसूरिया, उसके बाद में पॉलीयूरिया। अब जब पॉलीयूरिया की कंडीशन अराइज हुई तो पॉलीयूरिया लीड करेगा किसको, डिहाइड्रेशन को। डिहाइड्रेशन की वजह से क्या होगा, एक्सेसिव थ्रस्ट लगने लगेगी, बहुत ज्यादा प्यास लगने लगेगी, जिसको क्या कहते हैं, पॉलीडिप्सिया। वहीं दूसरी तरफ क्या होगा कि अब हमारे जो इंसुलिन रिसेप्टर हैं, ठीक है, उन तक या तो इंसुलिन पहुंचा नहीं या फिर वो ब्लॉक थे। इस वजह से क्या हुआ, सेल्यूलर सरफेस पर जो ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स प्रेजेंट थे वो काम नहीं कर रहे हैं। तो यही बेसिक मैकेनिज्म है ग्लूकोज को अंदर भेजने का, यही काम नहीं करेगा तो बॉडी क्या करेगी, एनर्जी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए अदर एनर्जी सोर्सेज का यूज करने लगेगी। अब अदर जब एनर्जी सोर्सेज कौन कौन से होते हैं, या तो प्रोटीन होगी या फैट होगा। अब जब प्रोटीन और फैट का इस्तेमाल किया जाएगा तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जो बॉडी के अंदर एक नेगेटिव एनर्जी बैलेंस आ जाएगा, यानी कि आपकी बॉडी के अंदर पर्टिकुलर जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो कम होने लग जाएंगे, उनका डिप्लीशन शुरू हो जाएगा। जैसा फैट का लेवल कम हो जाएगा और प्रोटीन का लेवल कम हो जाएगा तो बार बार आपको क्या लगेगी, भूख लगेगी, एपिटाइट बढ़ जाएगी। उस चीज को क्या बोलते हैं, पॉलीफेजिया, ठीक है। सो नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं, यहां तक हम लोगों ने पढ़ लिया कि टाइप 1 डायबिटीज क्या होती है, टाइप 2 डायबिटीज क्या होती है।
और बेसिकली हर तरीके की डायबिटीज के अंदर क्या देखने के लिए मिलता है, जो टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक है जो मैंने अभी आपको बताया, ये हर तरीके की डायबिटीज के अंदर आपको देखने के लिए मिलेंगे। हो सकता है वेरी करें, जो इनका जो सीवियरिटी है वो वेरी करे, लेकिन देखने के लिए सब में मिलेंगे, क्योंकि सबके हर तरीके के डायबिटिक पेशेंट के अंदर एक चीज प्रेजेंट होती है, वो होती है हाइपरग्लाइसीमिया। और इन सभी का अंडरलाइन कॉज क्या है, हाइपरग्लाइसीमिया है। तो ये सारी चीजें भी आपको देखने के लिए मिलेंगी। ठीक है, ठीक है। तो यहां तक हम लोगों ने पढ़ा डायबिटीज टाइप 1। टाइप 1 किसकी वजह से हो रही थी, हम एक बार क्विक रिवाइज कर लेते हैं। डायबिटीज टाइप 1 क्या थी, ऑटो इम्यूनिटी की वजह से ट्रिगर हुई थी बीमारी। ठीक है, ऑटो इम्यूनिटी के दो रीजन हो सकते थे, या तो एनवायरमेंटल रीजन हो गया या फिर जेनेटिक रीजन हो गया। अब जब ऑटो इम्यूनिटी ट्रिगर हुई तो उसकी वजह से क्या हुआ, बीटा सेल्स जो थी पैनक्रियाज की वो डिस्ट्रक्ट होने लगी। जब बीटा सेल्स पैनक्रियाज की डिस्ट्रक्ट हुई तो उसकी वजह से क्या हुआ, इंसुलिन का प्रोडक्शन रुक गया, और इंसुलिन की या तो एब्सोल्यूट डेफिशिएंसी हो गई, मतलब बिल्कुल ही प्रेजेंस नहीं है, या फिर कुछ अमाउंट में प्रेजेंट है इंसुलिन। ठीक है, जो जो डिजीज अराइज हुई, जो डिजीज अराइज हुई उसका ऑनसेट क्या था, सडन था, अचानक से हुई। ठीक है, अब दूसरी तरफ हम लोगों ने देखा कि जो डायबिटीज टाइप 2 है, टाइप 2 के अंदर क्या हुआ कि इंसुलिन का रेजिस्टेंस डेवलप हुआ। इंसुलिन का रेजिस्टेंस डेवलप हुआ, इंसुलिन रिसेप्टर ने काम करना बंद कर दिया। तो टाइप 1 के अंदर तो क्या हुआ कि इंसुलिन की डेफिशिएंसी थी, जबकि टाइप 2 के अंदर क्या हुआ, हाइपर इंसुलिनीमिया हुआ। यानी कि इनिशियल स्टेजेस में ब्लड के अंदर इंसुलिन का लेवल बहुत ज्यादा हो गया। ठीक है, लेकिन अब जब ज्यादा हो गया, ज्यादा होने की वजह क्या थी बेसिकली, तो जब इंसुलिन रिसेप्टर काम नहीं किए तो हमारी बॉडी ने समझा कि वहां पर क्या है, इंसुलिन की डेफिशिएंसी है। तो इसकी वजह से क्या हुआ, बीटा सेल हाइपरप्लेजिया होता है, बीटा सेल्स का नंबर बढ़ जाता है, बीटा सेल्स का साइज बढ़ जाता है, दोनों काम होते हैं। तो इस वजह से इंसुलिन ज्यादा प्रोड्यूस होने लगता है। लेकिन जब लंबे टाइम तक ये स्थिति रहती है तो एक टाइम ऐसा आता है, अति का अंत है। ठीक है, जब बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट से ज्यादा इंसुलिन प्रोड्यूस होने लगा तो 10-15 साल बाद में क्या हुआ कि उसके अंदर ग्रेजुअल डिप्लीशन देखने के लिए मिला, सेल का काउंट कम हो गया, एफिकेसी कम हो गई, और धीरे धीरे वही कंडीशन आई कि इंसुलिन की उसके अंदर भी क्या हुई, एब्सोल्यूट डेफिशिएंसी हो गई, या फिर कुछ मात्रा में इंसुलिन बन रहा था। ठीक है, अब ये तो हो गए दो मेजर क्लासिफिकेशन, दो ब्रॉड जो कैटेगरीज हैं वो। ठीक है, अब इनिशियल स्टेजेस में मैंने आपको डायबिटीज क्लासिफिकेशन में बताया था कि इनिशियल स्टेजेस में क्या है कि डायबिटीज का क्लासिफिकेशन किया जाता था या तो कोर्स ऑनसेट के बेस पे। ठीक है, जैसे अगर जुवेनाइल ऑनसेट है तो टाइप 1 है, और अगर ओल्ड एज के अंदर ऑनसेट है तो उसके अंदर क्या है, टाइप 2 है। या फिर जो थेरेपी यूज कर रहे हैं, जैसे इंसुलिन थेरेपी बेसिकली टाइप 1 के लिए यूज की जाती है, तो उन्होंने उसको क्या किया, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटिक मेलाइटिस नाम दिया, और दूसरे को क्या दे दिया, इंसुलिन इंडिपेंडेंट डायबिटिक मेलाइटिस दे दिया। ठीक है, लेकिन यहां पर क्या है, हमने किसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया इनका, जो पैथोजेनेसिस था उसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया, जिसके अंदर हमने देखा कि फर्स्ट वन जो टाइप 1 है वो किसकी वजह से हुई, ऑटो इम्यूनिटी की वजह से हुई, और टाइप 2 है वो किसकी वजह से हुई, इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से हुई। अब इनके कुछ सब टाइप्स हैं। ठीक है, अब वो सब टाइप्स क्या हैं, या तो इनके फीचर्स को मतलब एक तरीके से साझा करते हैं, हो सकता है दोनों के फीचर प्रेजेंट हो सकता है किसी एक के फीचर प्रेजेंट हो। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ेंगे कि इनको इंसुलिन डिपेंडेंट और इंसुलिन इंडिपेंडेंट क्यों नहीं कहा जाता है। तो बेसिकली इन दोनों के अंदर ही आजकल इंसुलिन का इस्तेमाल होता है। या फिर अगर मैं कहूं कि जितने भी मैं आपको डिजीजेस पढ़ाऊंगा, जितने भी टाइप के डायबिटीज मैं आपको पढ़ाऊंगा, लगभग हर तरीके के डायबिटीज के मैनेजमेंट के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है, इंसुलिन का इस्तेमाल किया जाता है। कि जब लेटर स्टेजेस आती हैं डायबिटीज की, जब एंड स्टेजेस आती हैं, तो उनके अंदर क्या होता है, सीवियर डेफिशिएंसी इंसुलिन की होगी ही होगी, तो हमको हमेशा इंसुलिन इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो अब ऐसा तो नहीं है कि डायबिटीज फॉर्म चेंज कर रही है, या फिर हम अपना बाद में इंसुलिन की रिक्वायरमेंट हुई तो अपना डायग्नोसिस चेंज कर देंगे। तो इसीलिए करंट जो सिनेरियोज हैं, ठीक है, आज की परिस्थितियों के अंदर क्या है कि हम लोग वो क्लासिफिकेशन फॉलो नहीं करते हैं जो ये कहता है कि ये क्या है, इंसुलिन डिपेंडेंट है और इंसुलिन इंडिपेंडेंट है। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ते हैं टाइप 1 डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज के बाद में गेस्टेशनल डायबिटिक मेलाइटस। ठीक है, जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है कि क्या है, ये गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस है, यानी कि प्रेगनेंसी के दौरान डायबिटिक मेलाइटस हो रहा है। डायबिटिक मेलाइटस का अगेन वही मतलब है कि इन पेशेंट्स के अंदर क्या है, टेंडेंसी फॉर हाइपरग्लाइसीमिया है, यानी कि इस जो ये जो गेस्टेशनल मदर है इसके अंदर क्या हो रहा है, हाइपरग्लाइसीमिया हमें देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, बेसिकली इसके अंदर होगा क्या, ग्लूकोज इंटॉलरेंस डेवलपिंग ड्यूरिंग द सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी इज क्लासिफाइड एज गेस्टेशनल डायबिटिक मेलाइटस और जीडीएम। ठीक है,
हम लोग डायबिटीज को गेस्टेशनल डायबिटीज कब कहेंगे? जब हमारा जो डायबिटीज का डायग्नोसिस है ये कब बने? सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में बने, यानी कि फोर्थ मंथ ऑफ प्रेगनेंसी से लेकर के नाइन्थ मंथ ऑफ प्रेगनेंसी तक अगर किसी मदर को डायबिटीज डायग्नोस होती है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? गेस्टेशनल डायबिटीज कहते हैं। अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर पहले 3 महीने के अंदर डायबिटीज डायग्नोस हो रही है तो इसका मतलब क्या है कि वो प्री एग्जिस्टिंग जो डायबिटीज है, ठीक है, उसका ऑनसेट गेस्टेशन की वजह से नहीं है, प्रेगनेंसी की वजह से वो डायबिटीज नहीं हुई है, ठीक है। अब इसके अंदर जो पैथोफिजियोलॉजी है वो क्या होती है? इंसुलिन रेजिस्टेंस रिलेटेड टू द मेटाबॉलिक चेंजेस ऑफ प्रेगनेंसी ड्यूरिंग विच द इंक्रीज इंसुलिन डिमांड में लीड टू आईजीटी और डायबिटीज, ठीक है। आईजीटी का मतलब होता है इंपेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस, ठीक है। तो यहां पर क्या है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस क्यों डेवलप हुआ? तो एक तो बेसिकली प्रेगनेंसी क्या है, एक फिजियोलॉजिकल अल्ट्रेशन की स्टेज है। यहां पर क्या होता है, बहुत सारे चेंजेस एक मदर के अंदर देखने के लिए मिलता है। अब जब उसकी मेटाबॉलिक डिमांड्स बढ़ जाएंगी तो उसके अंदर क्या होगा, इंसुलिन की डिमांड भी बढ़ जाएगी, ठीक है। अब जब इंसुलिन की डिमांड बढ़ जाएगी और सप्लाई पूरी नहीं होगी तो हाइपो इंसुलिनोमा होगा, ठीक है, जो बेसिकली डायबिटीज के अंदर देखने के लिए मिलता है, इंसुलिन की डेफिशिएंसी। तो इसकी वजह से क्या होगा, टेंडेंसी फॉर हाइपरग्लाइसीमिया हो जाएगा, बार बार हाइपरग्लाइसीमिया उस मदर को होने लगेगा, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है, तो बेसिकली मैंने आपको अभी बताया, तो वो गाइडलाइन किसने दी है? अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन एडीए ने क्या कहा कि भैया अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर डायबिटीज डायग्नोस कर ली है आप लोगों ने तो इसका मतलब क्या है कि वो गेस्टेशनल डायबिटीज नहीं है, वो क्या है? प्री एग्जिस्टिंग डायबिटीज है। अगर सेकेंड ट्राइमेस्टर में और थर्ड ट्राइमेस्टर में आपने जो डायबिटीज डायग्नोस की है तो इसका मतलब क्या है कि वो गेस्टेशनल डायबिटीज है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि भैया इसका एपिडेमियोलॉजिकल इम्पैक्ट क्या है, ठीक है। तो जो इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन है उसके अनुसार क्या है, 1 in 7 यानी कि पूरी दुनिया के अंदर हर 7 में से एक प्रेगनेंसी किससे अफेक्टेड होती है? गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस से अफेक्टेड होती है, यानी कि 7 में से एक महिला को क्या होगा ही होगा, गेस्टेशनल डायबिटीज होगा ही होगा, ठीक है। मोस्ट वुमन विद gestational diabetes mellitus revert to normal glucose tolerance postpartum but have a risk of developing diabetes mellitus in next 10 to 20 years, ठीक है। मैक्सिमम जो वुमन है वो प्रीकॉन्सेप्शनल स्टेज में आने के बाद में, यानी कि पोस्टपार्टम जो होता है, एक प्यूरिपुरम का जो स्टेज पूरी हो जाती है, ठीक है, डिलीवरी हो गई है, 42 दिन का जब पीरियड निकल जाता है प्रेगनेंसी के बाद में तो उसके बाद में क्या आती है, नॉर्मल स्टेट के अंदर आ जाती है मैक्सिमम जो गेस्टेशनल डायबिटीज से डायग्नोस हुई फीमेल्स हैं वो। क्योंकि हमने पढ़ा था, जैसे मैंने आपको बताया था इनिशियली, हमने एक रिलेशन पढ़ा था इनका, ठीक है, एक स्पेक्ट्रम पढ़ा था जिसके अंदर हमने कुछ एरो दिखाए थे आपको। उसके अंदर क्या था, उसके अंदर बेसिकली यही था कि जो अंडरलाइन कॉज है डायबिटीज का अगर उसको ट्रीट कर दिया गया तो वो प्री डायबिटिक स्टेट के अंदर जो आदमी है चला जाता है। जैसे टाइप 2 के अंदर अगर डायबिटीज का मेन कॉज ओबेसिटी है और आपने ओबेसिटी कंट्रोल कर ली तो वो क्या, प्री डायबिटिक स्टेट में आदमी चला जाएगा। सेम यही है, ठीक है। अगर महिला है, प्रेगनेंसी की वजह से डायबिटीज हुआ है तो एक टाइम पे प्रेगनेंसी टर्मिनेट होगी। प्रेगनेंसी टर्मिनेट होने का मतलब है कि बच्चा डिलीवर हो जाएगा। अब जब डिलीवरी हो जाएगी तो उसके बाद में क्या होगा, प्रीकॉन्सेप्शनल स्टेज में चली जाएगी महिला, जैसे कि जो प्रेगनेंसी से पहले थी वही प्रेगनेंसी के बाद भी हो जाएगी। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जो है ग्लूकोज टॉलरेंस नॉर्मल हो जाएगा। अगले 10 से 20 साल के अंदर ऐसी महिलाएं क्या होती हैं, डायबिटीज के रिस्क पे होती हैं, यानी कि हो सकता है कि उनको 10 से 20 साल के अंदर क्या हो जाए, डायबिटीज डेवलप हो जाए, ठीक है। इसके अलावा क्या होता है, इन एडिशन चिल्ड्रन बोर्न टू ए मदर with diabetic mellitus also have an increased risk of developing metabolic syndrome and type 2 diabetic mellitus in later life, ठीक है। ऐसा देखा गया है कि अगर कोई प्रेगनेंसी है और प्रेगनेंसी के दौरान क्या हुआ, गेस्टेशनल डायबिटिक मेलाइटस डायग्नोसिस हुआ तो उसके बाद में क्या हो सकता है, उसके बाद में एक रिस्क है। किस चीज का रिस्क है कि भैया उस महिला को, उस बच्चे को क्या है, डायबिटिक मेलाइटस का टाइप 2 होने का रिस्क रहता है उसकी लाइफ के अंदर, ठीक है, जिसकी मदर को क्या हुआ था, गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस देखने के लिए मिला था, ठीक है। अभी करंट सिनेरियोज के अंदर जो अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन है, ठीक है, एडीए रेकमेंड करता है क्या कि जिस वुमन को क्या हुआ, गेस्टेशनल डायबिटिक मेलाइटस की हिस्ट्री है, उसको हर 3 साल में क्या है,
डायबिटीज के लिए स्क्रीनिंग करानी पड़ेगी, ठीक है, डायबिटीज के लिए स्क्रीनिंग करा लेनी चाहिए बेसिकली, ताकि हमको समय रहते पता लग जाए कि उस महिला के अंदर क्या है, डायबिटीज डेवलप तो नहीं हो रहा है, ठीक है, उस महिला के अंदर क्या है, हाइपरग्लाइसीमिया देखने के लिए तो नहीं मिल रहा है, ठीक है। सो ये हो गया टाइप 1 डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज और गेस्टेशनल डायबिटीज। अब हम लोग बात करते हैं कुछ अदर सब टाइप्स की, और कौन कौन से टाइप होते हैं। तो देखिए, बेसिकली हमने पढ़ा था जो टाइप 1 डायबिटीज है वो कब हो रहा है, जुवेनाइल ऑनसेट है, अर्ली एज में हो रहा है, ठीक है। लेकिन सपोज करो कि एक 50 साल का आदमी है, ठीक है, और अब उस 50 साल के आदमी के अंदर क्या हुआ, एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से, जैसे हमने पढ़ा था एनवायरमेंटल फैक्टर्स क्या होते हैं, कभी भी ऑटो इम्यूनिटी ट्रिगर कर सकते हैं। अब उन एनवायरमेंटल फैक्टर्स ने क्या किया, 50 साल के आदमी के अंदर क्या किया, ऑटो इम्यूनिटी ट्रिगर कर दी, और उसके अंदर सडनली क्या हुआ कि सारी की सारी बीटा सेल डिस्ट्रक्ट हो गई, इंसुलिन की एब्सोल्यूट डेफिशिएंसी आ गई। अब आप उस डिजीज को क्या नाम दोगे? तो जो ओल्डर जो हमारा क्लासिफिकेशन था उसके अंदर क्या था कि जो ऑनसेट ऑफ डिजीज है, ठीक है, जैसे जुवेनाइल ऑनसेट था, इस वजह से हमने उसको क्या दे रखा था, टाइप 1 दे रखा था, और अडल्ट ऑनसेट था, इस वजह से उसको टाइप 2 दे रखा था। लेकिन यहां पर क्या हुआ, अडल्ट के अंदर हमको क्या देखने के लिए मिली, इंसुलिन की डेफिशिएंसी देखने के लिए मिली। एज ए हार्मोन रिप्लेसमेंट हमने क्या किया, इंसुलिन थेरेपी शुरू की। तो अब हम उसको क्या नाम देंगे? तो यहां पर जो एडवांस क्लासिफिकेशन आया निकल करके, उसके अंदर एक अलग जो है वो डायग्नोसिस बनाया गया, लेटेंट ऑटो इम्यून डायबिटीज ऑफ अडल्ट्स, ठीक है, या फिर लाडा। लाडा बेसिकली क्या होता है, अभी मैंने जो आपको केस बताया इस तरीके के केस का डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या होता है, लाडा होता है, ठीक है। बेसिकली आदमी के अंदर हुआ तो क्या है, ऑटो इम्यून डायबिटीज ही है, लेकिन हुआ कब है, वो हुआ है अडल्ट के अंदर हुआ है, यानी कि ओल्डर एज के अंदर जाकर के हुआ है। तो बेसिकली इन दिस टाइप ऑफ डायबिटिक मेलाइटस ऑटो इम्यूनिटी कॉज डिस्ट्रक्शन ऑफ बीटा सेल्स, ठीक है, इन अडल्टहुड और वेरी लेटर ऑनसेट। यानी कि टीचर तो सारे के सारे किसके हैं, टाइप 1 डायबिटीज के हैं, लेकिन ये टाइप 1 डायबिटीज बेसिकली हो कब रही है, बहुत एडवांस एज में जाके हो रही है, बहुत बाद में जाकर के हो रही है। और प्राइमरी कॉज क्या है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं जो कि ट्रिगर कर रहे हैं किसको, ऑटो इम्यूनिटी को। तो बेसिकली ट्रीटमेंट मैनेजमेंट सब वही चलेगा, लेकिन डायग्नोसिस क्या होगा, डायग्नोसिस होगा लाडा, लेटेंट ऑटो इम्यून डायबिटीज ऑफ अडल्ट, ठीक है। इसी तरीके से अगर किसी बच्चे के अंदर, ठीक है, बेसिकली किसी 10-12 साल के बच्चे के अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हो जाए, आजकल की जो लाइफ स्टाइल है बेसिकली, तो इस वजह से क्या है, इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है, 2-2 क्विंटल के बच्चे घूम रहे हैं, मतलब बेसिकली बहुत ओबेसिटी देखने के लिए मिलती है बच्चों के अंदर आजकल, तो उनके अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, उनके अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हो सकता है 10-12 साल की एज में भी, जो एक तरीके से बिंज ईटिंग सिंड्रोम्स होते हैं, या फिर बहुत सारा मतलब लोग खा रहे हैं, जंक फूड खा रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या है, हमारे अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हो सकता है बेसिकली। तो 10 से 12 साल के बच्चे के अंदर अगर एक 50 साल के आदमी की, बुजुर्ग की बीमारी डेवलप हो गई, तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है कि टाइप 2 डायबिटीज डेवलप हो रहा है, इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से जो डायबिटीज होता है वो डेवलप हो रहा है, लेकिन वो डेवलप हो किसके अंदर रहा है, एक 10 साल के बच्चे के अंदर हो रहा है। जबकि ओल्डर क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग क्या होता था कि वो सिर्फ 50 साल के जो बुजुर्ग हैं उसी के अंदर डेवलप होता था। अब ये किसी 10 साल के बच्चे के अंदर हो गया, तो हमको डायग्नोसिस तो अलग रखना पड़ेगा भाई, नाम तो अलग देंगे उसको, क्योंकि इससे तो हमारा जो मूलभूत सिद्धांत जो हमने पहले रखा था कि भैया ये क्या है, ये तो बुड्ढों की बीमारी है और ये बच्चों की बीमारी है, तो उसी के अंदर डिफरेंशिएट नहीं होगा, कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, तो उसके लिए एक पर्टिकुलर नाम दिया गया। नाम क्या था, मोडी। मोडी क्या है, मैच्योरिटी ऑनसेट ऑफ डायबिटीज मेलाइटस ऑफ यंग एज, यानी कि मैच्योरिटी ऑनसेट, बेसिकली जो बीमारी मैच्योर होने के बाद में हो रही थी, जो बीमारी 50 साल के बुजुर्ग में हो रही थी, वो बीमारी किसके अंदर हो गई, यंगर एज के अंदर हो गई। तो अब इसके अंदर क्या होगा, इन दिस कंडीशन इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप इन यंगर एज, यानी कि बहुत कम उम्र के अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है वो डेवलप हो जाएगा। सो बेसिकली अब तक हम लोगों ने पढ़ लिया टाइप 1 डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज, गेस्टेशनल डायबिटिक मेलाइटस, लाडा लेटेंट ऑटो इम्यून डायबिटीज ऑफ अडल्ट। इसके अलावा हम लोगों ने पढ़ा मैच्योरिटी ऑनसेट ऑफ डायबिटिक मेलाइटस ऑफ यंगर एज, मोडी,
ठीक है। तो बेसिकली इसके अलावा कुछ और तरीके के डायबिटीज होते हैं, बहुत ज्यादा डिटेल में तो नहीं, लेकिन हम लोग कुछ सेकेंडरी डायबिटीज के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो बेसिकली सेकेंडरी डायबिटीज क्या होता है? सेकेंडरी डायबिटीज के अंदर जो बेसिकली हमने डायबिटीज पढ़ा, तो डायबिटीज की डेफिनेशन अगेन मैं बता रहा हूं कि डायबिटीज क्या होता है। डायबिटीज इज ए ग्रुप ऑफ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स इन विच ए क्लाइंट और एन इंडिविजुअल हैव टेंडेंसी ऑफ हाइपरग्लाइसीमिया। ठीक है, बार बार हाइपरग्लाइसीमिया होता है। अब हाइपरग्लाइसीमिया सेकेंडरी टू अदर कंडीशंस भी हो सकता है, यानी कि जो मेन बीमारी है वो किसी इंडिविजुअल के अंदर दूसरी है, लेकिन इसके बावजूद उस आदमी के अंदर क्या हो गया? हाइपरग्लाइसीमिया हो गया। तो यहां पर डायबिटीज है तो सही, लेकिन सेकेंडरी है। प्राथमिक जो प्राइमरी है, प्राथमिक बीमारी है, वो कोई और है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, सबसे पहला जो सेकेंडरी डायबिटिक मेलाइटस है उसके अंदर हम लोग एग्जांपल लेते हैं ड्रग इंड्यूस्ड डायबिटिक मेलाइटस। यानी कि आप लोगों ने किसी इंडिविजुअल को कोई ऐसी थेरेपी पर रखा है, ऐसी जो है ड्रग्स के ऊपर रखा हुआ है। ऊपर रखने का मतलब है बेसिकली ड्रग्स चल रही हैं किसी इंडिविजुअल को, ऐसी दवाइयां दी जा रही हैं जिनकी वजह से क्या होता है, या तो इंसुलिन की प्रोडक्शन इंपेयर हो जाता है, या फिर इंसुलिन का रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है। तो उस चीज को हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे ड्रग इंड्यूस्ड डायबिटिक मेलाइटस। ये कब तक एक्सटेंड करेगा? जब तक हम उस इंडिविजुअल को वो ड्रग देंगे। जैसे ही हमने उस पेशेंट को उस थेरेपी से विड्रॉ किया, यानी कि हमने वो दवाई देना बंद की, तो उस पेशेंट के अंदर वो जो कंडीशन है, वो जो डायबिटीज है, वो रिजॉल्व हो जाएगा। सबसे क्लासिकल एग्जांपल हम लोग एक बार पहले हम लोग इससे पहले भी इस बारे में डिस्कस कर चुके हैं, वो है बीटा ब्लॉकर्स। ठीक है, क्लासिकल एग्जांपल है इस चीज का प्रोपेनोलोल ड्रग। जैसा कि बेसिक जो इसकी फिजियोलॉजी थी उसके अंदर हम लोगों ने समझा था कि जो इंसुलिन जो लैंगरहांस आइसोलेट है, उसकी बीटा सेल के सरफेस पर क्या प्रेजेंट है? बीटा ब्लॉकर प्रेजेंट है। अब किसी पेशेंट के अंदर एंजाइटी को ट्रीट करने के लिए जब प्रोपेनोलोल दिया जाता है, तो उस पेशेंट के अंदर क्या होता है? बेसिकली वो जो बीटा ब्लॉकर है वो हार्ट के जो मायोकार्डियल सेल्स हैं उनके जो बीटा रिसेप्टर है उस पे काम करता है, एज वेल एज वो किस पे काम करता है? पेनक्रियाटिक सेल्स के बीटा रिसेप्टर पे भी काम करता है, दोनों को ब्लॉक कर देगा। तो हमको जो इफेक्ट चाहिए था, जो हमको उसकी पल्स रेट कम चाहिए थी, स्ट्रोक वॉल्यूम कम चाहिए था, वो तो हो गया। उसके साथ साथ क्या हुआ कि उसने क्या कर दिया? बीटा रिसेप्टर पेनक्रियाटिक सेल्स के को भी बंद कर दिया। तो इंसुलिन इंपेयरमेंट वहां पर भी आ गया। अब जब ये दोनों के अंदर इंपेयरमेंट आया तो एक चीज देखने के लिए मिली कि एंजाइटी रिजोल्व हो गई, साथ साथ क्या देखने के लिए मिला? हाइपरग्लाइसीमिया, क्योंकि उसकी वजह से क्या हुआ? इंसुलिन का प्रोडक्शन इंपेयर्ड हो गया। अब जब तक आप इस पेशेंट को प्रोपेनोलोल की थेरेपी पर रखेंगे, जब तक इस पेशेंट को आप प्रोपेनोलोल देंगे, तब तक इस पेशेंट के अंदर क्या देखने के लिए मिलेगा? आपको हाइपरग्लाइसीमिया देखने के लिए मिल सकता है। जैसे ही आप ये प्रोपेनोलोल की थेरेपी बंद कर देंगे तो पेशेंट बैक टू नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन गेस्टेशनल डायबिटीज की तरह इस तरीके के पेशेंट्स में भी क्या है? अगले 10-12 साल के अंदर इंसुलिन सॉरी ग्लूकोज इंटॉलरेंस डेवलप होने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि एक बार जिस पर्सन का मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो गया, तो वहां पर बेसिकली आप ये मान लीजिए कि वहां पर कभी भी क्या हो सकता है? मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो सकता है। तो इस वजह से हम लोग इनकी भी मॉनिटरिंग करते हैं। तो ये हुआ हमारा ड्रग इंड्यूस्ड डायबिटिक मेलाइटस। एक बार पढ़ लेते हैं। बीटा एडेनर्जिक रिसेप्टर प्रेजेंट ऑन बीटा सेल ऑफ पेनक्रियाज। प्रोपेनोलोल बाइंड विद बीटा रिसेप्टर एंड डिक्रीज द फंक्शन ऑफ बीटा सेल। ठीक है, बीटा सेल का फंक्शन क्या है? प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन। तो इस वजह से क्या होगा? डिक्रीज इंसुलिन प्रोडक्शन। इफ इट इज यूज फॉर लॉन्ग टर्म, इट इज रिजल्ट इन ड्रग इंड्यूस्ड डायबिटिक मेलाइटस। ठीक है, इसकी वजह से क्या हो सकता है? ड्रग इंड्यूस्ड डायबिटिक मेलाइटस हो सकता है। इसके अलावा ये सबसे पहली बात की हमने सेकेंडरी डायबिटीज के अंदर ड्रग इंड्यूस्ड डायबिटिक मेलाइटस की। इसके अलावा एक चीज और देखने के लिए मिलती है, वो होती है किसी डिजीज की वजह से। तो जैसे कशिंग सिंड्रोम के अंदर भी क्या देखने के लिए मिलता है? डायबिटिक मेलाइटस देखने के लिए मिल सकता है। तो कशिंग सिंड्रोम क्या करता है? बेसिकली कशिंग सिंड्रोम होता क्या है? इट इज एन एंडोक्राइन डिसऑर्डर इन विच कॉर्टिसोल हार्मोन लेवल इज इंक्रीज। बेसिकली जो बॉडी के अंदर स्टेरॉइड हार्मोन है उनका लेवल बढ़ जाता है, किसके अंदर? कशिंग सिंड्रोम के अंदर। एंडोक्राइन डिसऑर्डर है। अब इसके अंदर क्या होता है? स्टेरॉइड हार्मोन इंक्रीज कैटाबॉलिज्म ऑफ फैट एंड प्रोटीन। बेसिकली एनाबॉलिज्म के अंदर दो मॉलिक्यूल जुड़ करके एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, कैटाबॉलिज्म के अंदर एक मॉलिक्यूल टूट करके एनर्जी प्रोड्यूस करता है। जब फैट का कैटाबॉलिज्म होता है तो फ्री फैटी एसिड्स बनते हैं, और जब प्रोटीन का कैटाबॉलिज्म होता है तो वहां पर क्या बनते हैं? एमिनो एसिड्स बनते हैं। अब इनका जो प्रिंसिपल है वो ये है कि जब सीरम के अंदर इन दोनों का लेवल बढ़ेगा, तो बेसिकली क्या होगा कि जो लीवर है वो क्या करेगा? ग्लूकोनियोजेनेसिस करेगा, यानी कि फ्री फैटी एसिड से और
एमिनो एसिड से क्या बनाएगा, ग्लूकोज बनाएगा, तो वहां पर क्या होगा, हाइपरग्लाइसीमिया होगा, क्योंकि वहां पर क्या है, ग्लूकोनियोजेनेसिस ट्रिगर हो रहा है, ठीक है। Elevated levels of free fatty acids and amino acids trigger gluconeogenesis in liver, lead to hyperglycemia, ठीक है। और क्रॉनिक हाइपरग्लाइसीमिया या फिर टेंडेंसी फॉर हाइपरग्लाइसीमिया को हम लोग क्या कहते हैं, डायबिटिक मेलाइटस कहते हैं। तो यहां तक हम लोगों ने पढ़ लिया बेसिकली टाइप 1 डायबिटीज मेन कॉज ऑटो इम्यूनिटी, टाइप 2 डायबिटीज मेन कॉज इंसुलिन रेजिस्टेंस, गेस्टेशनल डायबिटिक मेलाइटस बेसिकली डायबिटिक मेलाइटस बेसिकली प्रेगनेंसी के दौरान जब मेटाबॉलिक डिमांड बढ़ जाती है और इंसुलिन इनफ अमाउंट में प्रोड्यूस नहीं होता है, उस वजह से क्या होता है, गेस्टेशनल डायबिटिक मेलाइटस होता है। उसके बाद में हमने पढ़ा लाडा, लाडा का मतलब लेटेंट ऑटो इम्यून डायबिटीज ऑफ अडल्ट, ठीक है। इसके अंदर क्या हो रहा था कि अडल्ट एज के अंदर जाकर के एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से ऑटो इम्यूनिटी ट्रिगर हो रही थी। इसके अलावा हमने पढ़ा मैच्योरिटी ऑनसेट ऑफ डायबिटिक मेलाइटस या फिर मोडी, इसके अंदर क्या हो रहा था कि यंगर एज के अंदर क्या है, मैच्योर ऑनसेट है, यानी कि जो ओल्ड एज के अंदर जो डायबिटीज के लक्षण होते हैं वो कब आ रहे हैं, यंगर एज के अंदर आ रहे हैं। टाइप 2 डायबिटीज बेसिकली कब हो रहा है, यंगर एज के अंदर हो रहा है। इसके अलावा हम लोगों ने पढ़ा सेकेंडरी डायबिटिक मेलाइटस, जिसके अंदर हम लोगों ने पहली चीज पढ़ी, क्या पढ़ी, ड्रग इंड्यूस डायबिटिक मेलाइटस, जैसे कि बीटा ब्लॉकर के अंदर बीटा ब्लॉकर पे क्या इफेक्ट डालता है, प्रोपेनोलर इफेक्ट डालता है, उसको ब्लॉक कर देता है, इसकी वजह से क्या होता है, इंसुलिन का प्रोडक्शन इंपेयर्ड हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ हमने पढ़ा कसिंग सिंड्रोम, कसिंग सिंड्रोम क्या एंडोक्राइनल डिसऑर्डर है, कॉर्टिसोल का लेवल बढ़ता है, कॉर्टिसोल का लेवल बढ़ेगा तो क्या होगा, फैट और प्रोटीन का कैटाबॉलिज्म बढ़ेगा, कैटाबॉलिज्म का मतलब ब्रेक डाउन होने लगेगा। अब इन दोनों की सबसे जो माइक्रो यूनिट्स हैं वो क्या है, फ्री फैटी एसिड है और एमिनो एसिड्स हैं। ये दोनों के दोनों का लेवल जब सीरम में बढ़ेगा तो लीवर क्या करेगा, इनसे ग्लूकोज प्रोड्यूस करने लगेगा, और एट द एंड क्या होगा, हाइपरग्लाइसीमिया होगा। और हाइपरग्लाइसीमिया जब लंबे टाइम तक रहता है तो उस चीज को हम क्या कहते हैं, डायबिटीज कहते हैं, ठीक है। सो ये हो गए टाइप्स ऑफ डायबिटिक मेलाइटस।